हे माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जिसका नाम है कर्स वाला रट। साथ में मैंने मैरिज भी लिखा है, क्योंकि लास्ट में हैप्पी एंडिंग रखने वाली हूँ। बट हाँ, सच कहूँ तो मुझे सेंटी सीन रिकॉर्ड करने में थोड़ी तकलीफ होती है। मेरे नाक लाल हो जाते हैं और नाक से पानी बहने लगता है। बट फिर भी बीच में स्टोरी थोड़ी सेंटी होगी तो टिश्यू पेपर और पानी साथ में लेके बैठना, ठीक है। बट आफ्टर ऑल एक प्योर वांगसंग लव स्टोरी है और हैप्पी एंडिंग के साथ में, ठीक है। एक कार जो कि रास्ता भूल चुकी थी, वो भी बारिश की वजह से। एक कार हाईवे से उसे यू टर्न लेकर के वापस से दूसरे शहर जाना था, जो कि गलती से वो कार एक सुनसान रास्तों पे चल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है और वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ उसके जो वाइपर्स थे वो आगे के शीशे को, मिरर को क्लीन कर रहे होते, क्योंकि पानी बहुत जोरों से बरस रहा था और उसे रास्ता बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ऑलमोस्ट उस सुनसान रास्ते पे 10 से 12 किलोमीटर आगे निकल जाने के बाद उसकी गाड़ी, जो कि कंटिन्यू 4 साढ़े 4 घंटे से चल रही थी और बारिश होने की वजह से एक कांटेदार जो टहनियाँ होती है सड़क पे गिरा हुआ था, उसमें चुभने की वजह से वो अनबैलेंस्ड होते हुए एक पेड़ से टक्कर खाते ही वो शख्स अपने ही स्टीयरिंग व्हील के ऊपर चोट लगने से बेहोश हो चुका था। इतना ही नहीं, उसकी बॉडी की हालत जवाब दे रही थी, क्योंकि उसकी रट आ गई थी और वो अपने ही उस गर्म एहसास में खोया हुआ था, जिस वजह से वो रास्ता तो रास्ता, साथ में अपनी कुछ प्रॉब्लम के वजह से उसका माइंड भी डाइवर्ट था। वहीं दूसरी तरफ एक 20 साल का ओमेगा, सिर्फ और सिर्फ 20 साल का ओमेगा, जो कि अभी जस्ट 20 साल का हुआ ही है, ये हमारा बीइंग है। वो अपने घर अपनी दादी के साथ रहता था। उसके जो रिश्तेदार थे वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा चतुर थे। यहाँ पे जांग हाउस और जांग फैमिली से विंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो हमेशा ना विंग और विंग के दादी के पास जो प्रॉपर्टी वगैरह हुआ करती थी उसे हड़पने के ताक में रहते थे। उसकी दादी विंग से कहती है, बारिश हो रही है, सूखी लकड़ियाँ बाहर रखी हुई है, लेके मैं आती हूँ। तो विंग कहता है, दादी आप मत जाओ, मैं ले आऊँगा, आप यहीं पे रहो। क्योंकि विंग का उसके दादी के अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि विंग उस दादी का भी पोता नहीं है। उस बूढ़ी माँ के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। एक लड़की की शादी उन्होंने विंग के माता पिता से पैसे लेकर के किया हुआ था। विंग अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। और क्या स्टोरी है वो हम बाद में बताएंगे, बट विंग को बस इतना बताया गया था कि उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया और ये दाइमा वहाँ पे उनके घर पे काम करती थी, जिस वजह से एक्सीडेंट के बाद उनके पास रहने खाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था और विंग का कोई रिलेटिव भी नहीं था, ना ही उनके मम्मी पापा का। जिस वजह से वो जो दादी जी थी वो विंग को अपने साथ गांव ले आई थी। पर गांव लाने के बाद जो उनका बेटा और बहू था, अपनी माँ को तो प्रताड़ित करता ही था, क्योंकि उनके आय बंद हो चुके थे। साथ में विंग से भी जानवरों जैसा व्यवहार करने लगे थे। छोटा सा विंग, जो कि 6 क्लास तक वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लिखा था, आज वो गरीबी की जिंदगी जी रहा था। उसे नहीं पता कि किस कर्मों की सजा उसे मिल रही थी। वो वहीं पे रहने लगा और रूखी सूखी जो भी दादी माँ बनाती थी खाने लगा। उसके बेटा और बहू आए दिन विंग के साथ दुर्व्यवहार करते, उसे घर से निकालते, उसे मारने की कोशिश करते, पर दादी माँ अक्सर आकर विंग को बचा लेती। विंग हमेशा डरा सहमा, अंदर से टूटा हुआ, लेकिन विंग का मनोबल कभी नहीं टूटता, क्योंकि विंग अंदर से बहुत मजबूत था। लेकिन अपनों का खोने का गम उसे अंदर से कहीं ना कहीं कभी कभी तोड़ देता। अकेले में बैठकर अपने माता पिता के लिए खूब रोता, क्योंकि जब उसके माता पिता का देहांत हुआ था तब विंग हमारा 7 साल का था। दैट्स वाई उसे पता है कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। आज बैक टू द प्रेजेंट, विंग एक छाता लेता है लकड़ी से बना हुआ, और विंग ने एक ग्रामीण जो बॉयज होते हैं, जो कि फलर पजामा और जो शर्ट रहता है वैसा वेयर करके, और थोड़े से बड़े वाले विंग के, तो उसे ना वो चोटी ऐसे चुटिया बना करके और पूनी बनाता है एंड देन निकल जाता है। जहाँ पे खेतों के पास बारा था, बारा में आकर के वो
सारी सूखी लकड़ी को इकट्ठा करता है एंड देन उस बाड़े में ले जाकर के उसे वहां रख देता है। और वो जब आ रहा होता है तो देखता है, जैसे वो खेत वाले रास्ते से आ रहा था, देखता है कि एक कार ना पेड़ से जाकर टकराई हुई है। बीइंग क्यूरियोसिटी का कीड़ा होने की वजह से वो धीरे धीरे क्यारियों से होते हुए वो मेन रोड पर आता है। सिंगल वे का रोड था, दो कारें आ जा सकती थी ऐसा। वो देखता है कि वो जो कार है ना वो बंद पड़ा हुआ है। विंग चारों तरफ से मुआयना कर लेने के बाद ड्राइवर वाले सीट पर आता है। उसे नॉक नॉक करने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता है। ना चाहते हुए भी विंग सड़क किनारे एक पत्थर को ढूंढता है जो कि जमीन में धंसी हुई थी। उसे उखाड़ कर लाता है और उस शीशे को फोड़ कर उस कारे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन विंग से वो कार भी खुल नहीं रही थी। जैसे तैसे करके बाई इत्तफाकन बोल सकते हैं, क्योंकि गांव के लड़के को ज्यादातर ऐसी चीजें आती नहीं है खोलने। ऑटोमोटेड कार थी, दैट्स वाई वांगजी के हाथ लगना और विंग के हाथ दोनों टच होने की वजह से कार, जो कि वांगजी के प्रेशर की वजह से ही खुल गया था अचानक से, क्योंकि वांगजी होश में आ चुका था विंग के स्मेल की वजह से। और कार में जो बेहोश हुआ था शख्स वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लायन इंडस्ट्रीज का लायन हायर लायन वांगजी था। और जैसे ही कार ओपन होता है वांगजी विंग के ऊपर सीधे गिरने ही को होता है कि विंग वांगजी को पकड़ता है। वांगजी विंग की बॉडी को इनहेल करता है, क्योंकि विंग की बॉडी काफी ज्यादा सूदिंग थी। ड्यू और रोजेज मिक्स स्मेल आ रही थी। उसकी जो फेरोमोन्स थे, जिस फेरोमोन से वांगजी को अच्छा फील हो रहा था, वो उसे कहता है मेरी मदद करो प्लीज। पर विंग कहता है पर मैं आपकी मदद कैसे करूं, क्या हुआ है आपको। वांगजी कहता है मेरी मदद करो, मेरी रट रट ट्रिगर हो गई है। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और ये कहता है क्या कहा आपने। वांगजी कहता है हाँ मेरी मदद करो। वांगजी को विंग ना जैसे तैसे बाहर निकालता है, उसे अपने कंधे के ऊपर लेता है और वो जो बाड़ा था ना जहाँ पे वो लकड़ियों सबको, जैसे खेत में कैसे हमारे इंडिया में छोटे छोटे झोपड़े टाइप्स घर बने होते हैं जहाँ पे हम कुछ चीजों को इकट्ठा करके रख सकते हैं, उसी तरीके से खेत के एक साइड ना विंग का ना बाड़ा था जहाँ पे लकड़ियां और धान वान के बीज वगैरह वो रखता था। तो जो हमारा वांगजी था ना उसको विंग ना वहां पर लेके आता है और वापस से उस पुआर के ऊपर उसको लिटा देता है। जो लकड़ियां वो इकट्ठा किया हुआ था उसमें से थोड़ी लकड़ियां ले करके और वहां पे उसको आग जला देता है। वांगजी जिसको बहुत ज्यादा रट ट्रिगर हो चुका था, वो पहली रट थी, दैट्स वाई उसकी इतनी हालत खराब थी। वो अपने कोट को उतार करके अपने आप की बॉडी के ऊपर खरोंच लगाना स्टार्ट कर देता है। विंग जब उसकी ये हालत देखता है तो उसे कहता है आपको क्या हुआ है। पर वांगजी बिना कुछ बोले विंग को ऐसे पकड़ के उसे फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे उसके ये नेक के पास सक करना स्टार्ट कर देता है। देखते देखते वांगजी ने विंग के सारे कपड़े खोल डाले थे और उसके साथ ये सब करने लगा था। विंग मना कर रहा था लेकिन वांगजी बार बार कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं लूंगा, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगा। इतना बोल करके वो वांगजी विंग के साथ अटैच्ड होना स्टार्ट कर देता है। वांगजी विंग को फुल्ली प्रिपेयर कर रहा था और विंग की बॉडी भी अराउज हो रही थी, सेंसेशन से भर रही थी। देखते देखते कब उस चलती हुई आग के लपटों के समान दोनों के भीतर के जो स्पार्क्स थे वो भड़क उठे और दोनों ने अपने डिजायर्स को फुलफिल कर लिया। वांगजी विंग के अंदर ही सारा सीमेंस को वो निकाल देता है और उसके ऊपर लेटा हुआ था। इतना ही नहीं, बारिश अभी भी लगातार हो रही थी, बिजली कड़क रहे थे। अंधेरा होने की वजह से शाम का टाइम था। बस जलती हुई लौ में वांगजी विंग के साथ इंटीमेट पे इंटीमेट हुए जा रहा था इस बात से अनजान कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। उस दोनों को कुछ नहीं पता था। उसके बाद वांगजी की रट ऑलमोस्ट 11:30 बजे रात के आसपास खत्म हो जाती है। विंग जो कि अपने आप को समेटे वहां पे बैठा हुआ रो रहा था, बहुत रो रहा था। फिर वांगजी के ऊपर वांगजी का ही कोट डाल देता है, उसे उसे देखता है और उससे कहता है मैं आपका नाम तो नहीं जानती पर मैं आपको ढूंढूंगी कैसे, मुझे नहीं पता। तभी उसे उसकी पैंट मिलती है। विंग फटक से ना उसके पैंट को उठाता है एंड देन उसमें से कुछ ढूंढना स्टार्ट करता है। अब विंग ना थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता था क्योंकि वो बचपन में पढ़ा हुआ था। वहां पे लिखा था लाइन कॉर्पोरेशन। वो बस उसे देखता है और उस पर वांगजी का नाम नहीं लिखा हुआ था। वापस से सब कुछ उसमें डाल देता है। अपने कपड़ों को पहनते हुए जितनी भी सूखी लकड़ियां थी वो उठाता है और उस जलती हुई लौ के अंदर 2-4 लकड़ियां और डाल करके विंग छाता ढूंढते हुए रात के 12 बजे के आसपास घर आता है, जहाँ उसकी दादी कहती है तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। तो विंग बोलता है
वो बारे में ना सामान ना थोड़े से गीले हो रहे थे, तो मैं बस उसे ठीक करने लगा था। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, इतना बोल करके, और वो लकड़ियाँ रख देता है। उसकी दादी उसे खाने को बोलती है, पर मन से दुखी विंग खाने से मना कर देता है और कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ दादी, मेरा इच्छा नहीं कर रहा है, इतना बोल करके, और वो सोने के लिए आ जाता है। अब इधर वांग जी मॉर्निंग के 3 AM के टाइम पे उसकी नींद खुल जाती है। वो जब उठ के बैठता है, वो फुल नेकेड था। उसे हालाँकि कुछ ख़ास याद नहीं था, पर उसे इतना पता था कि उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है, और वो अपना फ़ोन ढूँढता है, जो कि उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ हो गया था। वो जैसे-तैसे करते हुए बाहर आता है, जो कि पूरा खाली खेत था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आस-पास नज़रें दौड़ाते हुए उसे सामने अपनी कार पेड़ों के बीचों-बीच नज़र आ रही थी, जो कि हाईवे था। वांग जी मेज और क्यारियाँ पार करते हुए अपनी कार के पास आता है। आगे से पूरा कार ठक्कर लगने की वजह से बर्बाद हो चुका था। उतने मॉर्निंग तक वो किसी का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो कार को ठीक करना स्टार्ट करता है। सुबह का टाइम था, पहाड़ी इलाका था, इसलिए 5 बजे तक सुबह नहीं होने वाला था। वांग जी कार में बैठता है, कार को ऑन करता है और फ़ोन चार्ज करता है। फ़ोन चार्ज करते ही अपने सेक्रेटरी क्रिस को वो कहता है कि मेरे लिए दूसरा कार्ड लेकर के आओ, और उसके बाद वांग जी उस कार में सो जाता है। ऑलमोस्ट ये सभी चीज़ें करते हुए वांग जी को ना 3:30 बज गया था। जो क्रिस था रात से ही वांग जी को ढूंढ रहा था, क्योंकि दूसरे शहर जाना था और वांग जी वहां नहीं पहुंचा था। वहां के डेस्टिनेशन से पता चला था कि कार रास्ता ही भूल गई है, और चाइना की जो सड़कें हैं मेज रनर की तरह है, इतनी घुमावदार कि अगर कुछ सेकंड के लिए अगर आपने यू टर्न लिया, आपको कहीं और जाना है, आप कहीं और चले जाओगे। और यही हाल वांग जी के साथ में हुआ था। अपने रट के दौरान और अपने ख्यालों में डूबे होने की वजह से वो बहुत आगे आ गया था। तो वांग जी ना वहाँ उस कार में सोया हुआ था, और क्रिस ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के बाद वहाँ पे आता है। 7 बजने में कुछ ही टाइम बचा हुआ था। कार की ऐसी हालत देख करके वो कहता है, सर हम इस कार को इस कार के साथ में बांध देते हैं। ड्राइवर को उस कार में बिठा दिया गया था, और वांग जी क्रिस वाले कार में आता है। वो उसमें आके बैठ जाता है। उसका शर्ट का बटन खुला हुआ था। कोट उसका कोट वहीं बारे में रह गया था, और बाकी सभी चीजें वो लेके आ गया था। क्रिस कहता है, सर क्या हुआ है? भगजी कहता है, मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है क्रिस, मेरी रट ट्रिगर हो गई है, उसका पता लगाओ, वो यहीं आसपास का ही होगा। क्रिस कहता है, सर हम ढूंढ लेंगे, आप पहले घर चलिए। वहां से फिर लॉन्ग वे दूरी तय करते हुए वो लोग ऑलमोस्ट 5 घंटे के बाद लैंड मेंशन आते हैं। वांग जी सावर के नीचे खड़ा था, और अपने बॉडी के ऊपर से गुजरता हुआ पानी के उस एहसास के साथ अपनी उस स्पार्क को भी याद कर रहा था कि किस तरीके से उसे वो इंचैंट करते हुए बोल रहा था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। उसे बस इतना ही याद आ रहा था, और उसके बाद ये कि नहीं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या किया है, छोड़ दीजिए मुझे। विंग जो टैग कर रहा था, वो सारी बातें उसे याद आ रहा था, किस तरीके से वांग जी उसकी पूरे बदन को नोच रहा था, वो सब कुछ एक एक करके फिल्म की तरह। पर विंग का चेहरा नहीं वांग जी ने देखा था, नहीं वांग जी का चेहरा विंग ने देखा था। विंग ने वांग जी को लाते वक्त उसे देखा तो था थोड़ा सा, बट उसके बाद वो उसे नहीं देख पाया था। उसके बाद दूसरी तरफ सुबह के 8 बजे विंग काफी लेट घर आया था, दैट्स वाई वो सुबह में उठ जाता है 8 बजे। जब वो उठता है तो उसे फटक से याद आता है कि उसे जो बाड़ा में छोड़ा था इंसान को देखने जाना है। वो बिना दादी को कुछ भी बोले वहां से भागता है लंक लेके खेत की तरफ। जब वो खेत में आता है, उस बाड़े के अंदर आग बुझ चुकी थी, और वहां पे वो शख्स नहीं था। विंग का दिल धक से धड़क जाता और कहता है, क्या ये क्या हुआ? वो चला गया। उसने कहा था कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इतना बोलने के साथ ही जो विंग था ना, मेन मुहाने गेट पर ही बैठ जाता है धराम से, अपना पैर जो हाथ था ना माथे पर लेते हुए कहता है, अब क्या होगा मेरा? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो क्या करूंगा मैं? वो कहाँ चला गया? इतना बोल करके ना वो पहले उस घर को ढूंढता है, उसमें तो वहां दिखता नहीं है, वो बाहर आकर के पूरा ढूंढता है। फिर रोड पे आता है, कार का कोई नामो निशान ही नहीं था। विंग घबराते हुए वहां उसी बारे में आके बैठ जाता और कहता है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो क्या होगा? अगर अगर किसी ने पूछा कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो मैं क्या नाम बताऊंगा? क्या बोलूंगा मैं? कि गलती से बारिश की वजह से ये सब कुछ हुआ, या उसकी रट आई थी इस वजह से हुआ? ये कौन सा अभिशाप लगने वाला है मेरे ऊपर? फिर वो आसमान में देखते हुए कहता है, हे ईश्वर, मेरे साथ इतना बुरा क्यों?
पहले मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया, दादी जी के साथ में यहाँ रहता हूँ तो मेरे पूरे फैमिली उनकी मुझे और दादी जी को बहुत परेशान करती है, और किसी अनजान इंसान को मेरी लाइफ में भेजा भेजा तो भेजा, पर उसने भी मेरा फायदा उठाया और कितना दुख लगा है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मैं नहीं सह सकता। या तो मुझे मौत दे दो इस पर, या फिर मुझे मुझे उठा लो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इतना बोलते हुए ना विंग रोने लगता है, बहुत रोता है, बस अपनी किस्मत को लेकर के। फिर उसे अंदर से ना वो जो वांगजी का कोट था जो कोना में गेट के पास पड़ा था, वो उसे उठाता और इनहेल करते हुए कहता है, अल्फा, आपने कहा था कि आप मेरी जिम्मेदारी लोगे। आपने मुझे एक गांव का गवार समझ के छोड़ दिया और चले गए। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? लोग मुझ पे कैसे कैसे लांछन लगाएंगे, क्या क्या बोलेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा? मुझे समझ नहीं आता। मैं इस बच्चे के साथ क्या करूं? इतना बोल विंग ना पूरा दिन बिना खाए पिए खेत के पास ही रह जाता है। उसकी दादी शाम के वक्त जब वहां आती है तो विंग ने ऐसे सोया पड़ा था। उसकी दादी उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ है विंग? विंग को बहुत ज्यादा डर लग जाता है, इसलिए वो छुपाते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं दादी, थोड़ा सा थकान लग रहा था तो मैं बस सो गया था। उसकी आंखों के नीचे सूखे हुए आंसू देखकर वो दादी कहती है, क्या तुम्हें अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है? वो भी वहां बैठ जाती है और कहती है, मालकिन बहुत अच्छी थी, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी विंग, तुम जानते हो ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो जब ऊपर से तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखेगी तो कैसा लगेगा तुम्हें? हाँ। विंग कहता है, दादी, हमारे हिस्से में इतने दुख क्यों आए हैं? पहले मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले गए और अब ये सब कुछ। उसकी दादी कहती है, हमें दुख इसलिए देते हैं भगवान ताकि वो हमारी परीक्षा ले सके, हम इसे पार करते हैं या नहीं। उसके बाद हमारी जीवन ना सिर्फ स्वर्ग जैसी खुशियों से भर जाती हैं। हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां आती है, क्योंकि एक भारी दुख का जब अंत होता है तो सिर्फ सुख ही सुख आता है। क्या पता तुम्हारी किस्मत में स्वर्ग जैसी खुशियां लिखी हो, जिस वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है। पर मुझे पूरा यकीन है एक दिन सबकी किस्मत बदलती है और तुम्हारी भी बदलेगी। पिंक कहता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहाँ पे जिंदगी में ही कर्ज लगा हो दादी। इतना बोल विंग दादी जी के गोद में अपना सर रख देता है, अपने आंखों के आंसू छलकते हुए साफ करते हुए कहता है अपने मन में, अब मेरा क्या होगा दादी? एक और श्राप मेरे सर पे लगने वाला है। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी वजह से सब तबाह हो जाएगा। मैं क्या करूं? मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिएगा दादी। इतना बोल विंग अपने आंखों के आंसू को समेटे हुए था। शाम होते ही दादी कहती है, चलो बेटा घर चलते हैं। इतना बोल दादी उसकी विंग को लेकर के अपने घर आ जाती है, और उसके बाद विंग रात में खाना वाना खाता है और फिर से सो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो विंग इतना मायूस हो गया था कि वो किसी को कुछ कह भी नहीं पा रहा था। दादी को लगा शायद विंग की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसी वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहा है। तभी उसकी बहू आते हुए कहती है, ये बुढ़िया, अपने पोते से बोल कि मेरा सामान ला दे बाजार से, मेरी बेटी घर में नहीं है जो ले ले जाएगी। तो दादी जी कहती है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं जाएगा, और तुम्हें लाना है तुम खुद चली जाओ, वो तुम्हारा कोई नौकर नहीं है। उसकी बहू कहती है, ये बुढ़िया, उसे बोल लेके आए वरना। तभी उसका बेटा भी आ जाता और कहता है, माँ जब वो कह रहा है तो कहो ना ला देने के लिए। उसकी माँ कहती है, तुम तो खुद कुछ करते नहीं हो, खेत का सारा काम विंग और हम करते हैं, और तुम्हें ऐसे बैठे बैठे बकवास करनी आती है, चुपचाप निकल जाओ। इतना बोलकर उसकी दादी डंडा लेकर के बाहर उसे मारने के लिए धिराती है। तो उसका बेटा कहते हैं, हमारे ही होने वाले हैं ना तुम्हें मारने के बाद, उसके बाद क्या होगा उसका? कौन देखेगा उसको? दादी कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। तो उसका बेटा और बहू दांत खींचते हुए वहां से चले जाते हैं। अरविंद अंदर में डरा हुआ था और वहां पे बैठा हुआ था। हर कहता है, दादी आप उन लोगों से क्यों झगड़ा मोल लेते हो? दादी कहती है, चिंता मत करो, हमारे जने हम ही समझा रहे हैं, चलो तुम सो जाओ। और इतना बोलकर दादी उसे सुला देती है और फिर अपना काम करने लगती हैं। अब इधर लैंड मेंशन में
वांग जी जब नहाकर बाहर आता है तो क्रिस एक स्टाफ को बोलकर लैंड मेंशन में वांग जी के अलावा कोई भी नहीं रहता था। उसके अंकल थे लेकिन अंकल भी उसके गोसू में रहते थे और उसके भैया उनके साथ ही रहते थे। दैट्स वाई यहाँ पे वांग जी है वो लैंड मेंशन में अकेले था। उसके सामने में जो ब्लैक कॉफी होती है वो रखा जाता है। वांग जी एक कोल्ड लुक के साथ में उसे देखते हुए कहता है, मुझे उसका नाम नहीं पता पर वो एक कंट्री बॉय है, उसे ढूंढो ताकि मैं उसे पेनल्टी दे सकूं। मुझे अपने आप पे पछतावा हो रहा है क्रिस। अगर तुम दवाई लेके आए हो। क्रिस कहता है, सर जो कुछ भी हुआ है वो आपने जानबूझकर नहीं किया है, इत्तफाकन हुआ है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी आपका शिकार बन जाता। हंगजी कहता है, शिकार मत बोलो क्योंकि मैं शिकारी नहीं हूँ, पर जो भी हुआ है वो मेरे अवेयरनेस में हुआ है, न जाने क्यों। फिर अपने मन में कहता है, उसकी स्मेल मुझे क्रेजी कर रही थी और मैं अपने ऊपर के कंट्रोल को धीरे धीरे लूज कर चुका था, जिस वजह से ये हो चुका। वो करकती हुई सन्नाटे को चीरती हुई रात काफी काफी ज्यादा डरावनी है। क्या होगा उसका, क्या होगा। ऐसे भी कंट्री साइड के लोग थोड़े से अलग होते हैं। उनकी मानसिकता में और हमारी मानसिकता में काफी फर्क होता है। चाय का प्याला पटकते हुए कहता, क्रिस हर हाल में अपने सारे रिसोर्सेज लगा दो और उसे ढूंढो। इतना बोल करके वो वापस से चाय पीना स्टार्ट कर देता है। क्रिस कहता है, जी। अब जो क्रिस था वो वहां से चला आता है। एक वीक हो चुके थे। वांग जी फिर से क्रिस के ऊपर भड़कते हुए कहता है, मुझे बताओगे क्या वो मिला। क्रिस कहता है, नहीं सर, हमें नहीं पता चला। तो वांग जी कहता है, तुम एक लड़के को नहीं ढूंढ पाए। क्रिस कहता है, सर अगर शहर में होता तो 2 दिन में मैं आपको ढूंढ के ला के देता, पर सोचिए ना, कंट्री साइड में मोबाइल का टावर बहुत कम रहता है। किसी किसी घर में मोबाइल है। सब लोग एक ग्रामीण व्यस्त जीवन जीते हैं। पहाड़ी इलाका है, 500 घर हैं। हम हर सिंगल घर को जाकर पूछ तो नहीं सकते ना। हाँ, हर मैं रिसोर्सेज से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वहाँ पे कोई ऐसा ओमेगा नहीं है जो इस बात के लिए हाँ करे या कुछ भी। वांग जी कहता है, तो अब हम क्या करें। कहता है, पता नहीं सर, हम क्या करें। जैसा कि शहर होता तो 2 मिनट लगते हमें उसके सर्वर और सभी चीजें हैक करने में। कैमराज इतने जगह सब कुछ है, बट गांव में कैसे करें सर हम, ग्रामीण इलाका है ना वो। वांग जी कहता है, फिर भी मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता क्रिस, उसे ढूंढो इससे पहले कि अनर्थ हो जाए। ढूंढो, प्लीज ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ विंग 1 वीक होने की वजह से उसे वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गया था। और जब विंग वॉमिटिंग करता तो दाई माँ कहती, क्या हुआ है बेटा। विंग कह देता कि गैस प्रॉब्लम से उसे वॉमिटिंग हो रही है, वो नहीं बता रहा था किसी को। दाई माँ कहती है, चलो कोई ना, बारिश का मौसम है, चलो हम खेत पे चलते हैं। इतना बोल करके, चाइना में खेती ना पहाड़ी ढलान पे होती है, ऊपर नीचे जमीन होती है। वो लोग आ जाते हैं और जो सूखी फसलें थे उन सबको कवर करना विंग और दादी जी स्टार्ट कर देते हैं। विंग उस सबको बांध रहा था तो उसकी दादी कहती है, मैं ऊपर जाकर के लाती हूँ बांध करके। इतना बोल करके और वो ऊपर चढ़ती है। लेकिन होता है ना कि अनबैलेंस हो जाते हैं। अनबैलेंस होने की वजह से उसकी दादी सीधे ऊपर से नीचे गिरती हैं और गिरने की वजह से अचानक से जो मतलब खेत में जितने भी गट्टे वगैरह रखे रहते हैं ना उनसे टकरा जाती है, जिस वजह से उनको ना थोड़ी सी पैर में मोच आ गई थी। तो जो हमारा विंग था ना वो दादी को उठा करके बैठाता है, उसके पैर में लकड़ी बांधता है, कपड़ा बांधता है, देन कहता है, चलिए दादी आप पहले आराम कीजिए, मैं ये कर देता हूँ। फिर विंग ना वो सब कुछ ना कर रहा होता है, बांध बांध करके दादी के साथ जब घर आता है तो उसकी ना जो बहू और बेटे थे ना वो दोनों पहले से खड़े थे और कुछ लोगों को बुलाकर भी लाई हुई थी कि देखो देखो ये बुढ़िया ना सब कुछ ना इस लड़के के नाम कर रहा है जो कि नाजायज है। पता नहीं किसका खून है, किसको उठा के लाई है, जबकि उस दोनों को पता है कि जहाँ पे इसकी सासू माँ काम करती थी तो उसी के मालिक का बेटा है विंग। विंग पे गलत आरोप लगाए जाते हैं। विंग कहता ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसका बेटा ना विंग को मारने के लिए आता है कि सब कुछ ना इस लड़की की वजह से हुआ, इस लड़के को तो मैं जान से मार दूंगा। ये न रहेगा और ना माँ मेरे साथ ऐसा जाती करेंगी, वो मुझे घर से बेदखल कर रही हैं, जायदाद से बेदखल कर रही हैं, सब कुछ इसके नाम कर दिया है। ये सब बोलते हुए जैसे विंग को मारने आता है उसकी माँ सामने आ जाती है और उस डंठल से उसका सर फट जाता है। विंग जो कि एकदम अवाक रह गया था कि अचानक से क्या हुआ। पहले उसकी दादी के पैर में चोट लगे थे तो विंग ने उसके पैर को बस बांध के घर लाया था कि उसके बाद में इलाज करवा देगा, पर उसका बेटे ने अपनी ही माँ को मार डाला। इतना हुआ ही था कि वो डंठल फेंकते हुए कहता है, इसकी वजह से सब कुछ इसके वजह से हुआ है। जो वहां पे 2-4 लोग थे वो लोग भी डर गए थे और कहते हैं कि
अब क्या होगा? पर उसकी जो बीवी थी वो कहती है इसने इसने मारा है, इसने और कुछ नहीं, और इतना बोल करके वो डंठल विंग के हाथ में पकड़ा देती है। विंग वो डंठल फेंक देता और कहता है मैंने नहीं मारा दादी को। और वो दादी के पास बैठते हुए कहता है दादी 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 दादी, इतना बोलना हुआ ही था कि उस जो बहू थी वो विंग को ऐसे जो उसका चुटिया था ना खींच कर पकड़ते हुए कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना बोलने के साथ ही बाहर जो छोटा कुआं था उसको खींचकर उसमें पटक देती है। विंग के सर में चोट लग जाता है और विंग उससे टक्कर खा के बेहोश हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी उसकी माँ थी तो वो लोग क्या करते हैं कि बिना कुछ अति किए हुए सीधे अपने घर के पीछे ही गड्ढा वड्ढा खोद करके उसमें उसकी माँ को डाल वाल करके दफन कर देते हैं। और क्या करते हैं वो लोग, जो उसका जो बेटा था ना अब मारा था तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता, फरार हो जाता, इसीलिए वो सारा सामान वामान जो कुछ भी पैसा थोड़ा बहुत था वो सब कुछ ले करके वो गायब हो जाता है। अब उसकी बहू जो थी वो बच जाती है और विंग को ना कोरहाड नफरत कर रही होती है। जब विंग को रात के समय होश आता है तो सब कुछ खत्म हो चुका था। विंग लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आता कहता है दादी 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 दादी, पर वहां पे वो नहीं थी। फिर वो भागते हुए उसी चाची के घर आता और कहता है चाची दादी कहाँ है। चाची ना विंग को एक लात मारती है उसके सीने पर, कहती है कमबख्त लड़के निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से सब कुछ इतना हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मेरा पति घर छोड़कर नहीं भागता, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता, तेरी दादी को तेरी घर के आंगन में दफना दिया है। विंग जब ये सुनता है वो कहता क्या, इतना बोलकर भागते हुए वो घर आता है। जब देखता है कि मिट्टी उखड़ी पुखड़ी थी तो वो समझ गया था दादी को ही, वो ना जमीन खोदना शुरू कर देता है। खोदते खोदते जब देखता है कि उसकी दादी की डेड बॉडी थी, वो उस गड्ढे में जा करके दादी के बगल में बैठ करके और दादी को झुलाते झुलाते कहता है उठो ना दादी दादी, उठो ना दादी 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 दादी, उठो ना, सब चले गए, आप क्यों जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा, मुझसे कोई प्यार नहीं करता यहाँ पे, सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे नहीं चाहता, आप चले गए तो मैं क्या करूंगा, मैं किसको बताऊंगा कि मुझे तकलीफ है, मैं किसको बताऊंगा कि मैं बीमार हूँ, मैं किसको बताऊंगा, बोलो ना दादी, बोलो ना प्लीज, बोलो ना दादी, प्लीज बोलो ना, प्लीज बोलो ना दादी, प्लीज बोलो ना, क्या क्या कर लिया आपने, मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर को बुलाने जाऊं, हाँ हाँ मैं डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ। इतना बोल विंग प्रेगनेंसी के हालत में भागता है वैद्य को बुलाने के लिए। गांव में एक दो झोला टाइप डॉक्टर होते हैं, हालांकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं। विंग उनके घर जाता है, दरवाजा खटखटाते हुए कहता है चाचा चाचा चाचा, मेरी दादी। वो दरवाजा खोलते हुए कहता क्या हुआ है। विंग उस डॉक्टर का हाथ पकड़ता है, कहता है मेरी दादी, उसको खींचते हुए लेके आ रहा होता है। लाते उस गड्ढे के पास लाकर कहता है देखिए ना मेरी दादी को क्या हुआ है, मेरी दादी को क्या हुआ है। वो डॉक्टर कहता है तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारी दादी मर चुकी है और इसमें इसने किसने डाला। विंग रोते हुए कहता है मेरी चाची ने दादी को दफना दिया, उसने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे नहीं जगाया, मैं बेहोश पड़ा हुआ था, मैं क्या करूं, दादी को कैसे ठीक करूं, आप ठीक कर दो ना, आप ठीक कर दो ना प्लीज। इतना बोलना हुआ ही था तो डॉक्टर ना देखता है नब्स, वो मिट्टी वगैरह पड़ने की वजह से ना ऑलमोस्ट मर चुकी थी। डॉक्टर कहता है तुम्हारी दादी नहीं है इस दुनिया में बच्चा, तुम अपना ध्यान रखो। इतना बोल करके वो जाते हुए कहता है पर हाँ इनका अंतिम संस्कार अच्छे से करो ताकि उनको शांति मिल सके। विंग कहता है क्या, अरे तब बोलकर वहीं बैठ जाता है। बारिश फिर से होने लगी थी तो विंग ना जल्दी जल्दी ना उसके ऊपर मिट्टी डालता और कहता है दादी आप चिंता मत करो, मैं आपको गीला नहीं होने दूंगा। जल्दी जल्दी सारा मिट्टी डाल देता है, उसके ऊपर एक पन्नी ले आता है और पन्नी को ना इधर से उधर ना चार खंभे में डाल करके बांध देता है। बारिश हो रहा था और उस पन्नी के अंदर ना विंग बैठा हुआ था और कहता है मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ना, तो मैं भी हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गए, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। बचपन में मम्मी मम्मी पापा जब मुझे छोड़ के चले जाते थे तब आप मेरे साथ खेलती थी, बाबा बाबा बोल के मेरे पीछे दौड़ा करती थी। कौन सा मनहूसियत हमारी जिंदगी में आ गया दादी माँ, लोग हमें खुश क्यों नहीं रहने देते, लोग हमसे क्यों नफरत करते हैं, लोग क्यों क्यों दूसरे की खुशियों को देखकर खुश नहीं होते दादी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। और आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ, मैं
किसे बताऊंगा दादी, मैं क्या करूं? मैं मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता दादी, मैं क्या करूं? मुझे मुझे प्लीज प्लीज मुझे आपकी जरूरत है दादी, मुझे आपकी जरूरत है। मैं क्या करूं? ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने दिल की बात किसे बताऊं? कौन सुनेगा मेरी बात दादी? इतना बोल विंग ना वहां पे बैठा हुआ था और रो रहा था फूट फूट करके। वो बस पूरी रात ना उस गीली मिट्टी के ऊपर बैठा हुआ था। उसके सारे कपड़े ना मैले हो गए थे, बहुत ज्यादा गंदे, पर विंग ना वहां से हिलता तक नहीं है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है ना, विंग बहुत गंदा था। वो बस वो बस बुखार से तड़प रहा था, कांप रहा था, बट फिर भी कुएं से पानी निकालता है और लगातार अपने ऊपर उछलना स्टार्ट कर देता है। बार बार 10-12 बार ना अपने बॉडी के ऊपर वो पानी उड़ेल चुका था और अपने आप से कहता है, दादी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। इस छोटे से ओमेगा को माफ कर दीजिए दादी, मेरी जिंदगी सच में मनहूस है। मैं अपनी वजह से मम्मी पापा को खो चुका, मेरी वजह से आप मुझसे दूर हो गए, और अब ये नन्ही सी जान, मैं इसका क्या करूं? मैं इसका क्या करूं? मैं मेरे अंदर की हिम्मत टूटती जा रही है दादी। ना बोल विंग घर के अंदर आता है, कपड़े बदलता है, दूसरे कपड़े पहनता है और जो दादी का ग्रेवयार्ड था उसे अच्छे से साफ करता है, उस पे दादी का नाम लिखता है, गार्डन से फूल तोड़कर माला बनाता है और उसके ऊपर चढ़ाकर दादी की पसंद की सारी चीजें धीरे धीरे करके बनाकर उस ग्रेवयार्ड पे रख देता है। अरविंद वहां पे बैठा हुआ था। उनके शोक सभा में ना कोई नहीं था, ना उनका बेटा बहू, ना उनकी पोती, गांव के कोई भी लोग नहीं थे। हालांकि गांव में जो घर थे वो थोड़े थोड़े दूरी पर थे, पर कोई भी नहीं था वहां पे। पिंग पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए चुपचाप वहां पे बैठा हुआ था, अपने ही सवालों और जवाबों से घिरा हुआ, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसका कोई नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी नहीं है जो उसके सुख दुख का साथी बनेगा। 3 दिन 4 दिन तक यही रवैया रहता था। विंग को सुबह शाम उल्टी होती थी, वो वॉमिट करता था। थोड़ा बहुत जो कुछ भी घर का खाना पानी बचा हुआ था वो वही बनाता और खाने लगा था। ना वो खेत जाता, ना चीजों को इकट्ठा करता, कुछ नहीं। पूरे 2 वीक्स हो चुके थे। विंग की हालत में सुधार की जगह पे और भी बिगड़ता जा रहा था। विंग बुखार लगने के बाद भी उसने दवाई नहीं लिया हुआ था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। और मैं 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी दिखाने वाली हूँ, ठीक है? बाद विंग वापस से अपने खेत जाना स्टार्ट कर देता है और जो कुछ भी खेत में बचा खुचा था वो सबको उठाकर उसे अनाज वगैरह में तब्दील करना, बदलना स्टार्ट कर देता है। विंग को थकान बहुत ज्यादा होती थी, वो जल्दी से थक जाता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे काम करना पड़ता था। लकड़ियों सबका गट्टे बना करके उसी बारे में रख देता और अनाज सबको वो घर लेकर के आता उसकी बुनाई कुराई करने के लिए और इकट्ठा करके रखने के लिए स्टोर के तौर पे। बट ये सब काफी नहीं था, विंग को पैसे की भी जरूरत पड़ती थी, जो कि वो ना चाहते हुए भी किसी किसी के यहाँ अनाज बेच करके अपना गुजारा करना स्टार्ट कर चुका था। देखते देखते 1 मंथ बीत गया था। इन 1 मंथ में विंग ने उस बेबी के साथ में अपनी नरक की आधी जिंदगी जी ली हुई थी। वो अपने आप से जितना नाराज था उतना ही इस बेबी से खुश भी था। उसे जब भी अकेलापन फील होता, वो उस नन्ही सी जान को जो उसके अंदर एक छोटा सा फीटस के रूप में था, जिसके अंदर अभी बस भ्रूण बनना स्टार्ट ही हुआ था, वो उससे बातें करता, उसे अपनी दिल की बात बताता, अपने बाबा के बारे में बताता, सब कुछ। बट कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में ये अकेलापन विंग को काटने दौड़ता, चिघाड़ने दौड़ता। वो खुश था कि वो अपने बच्चे के साथ यहाँ रह लेगा, वो गांव में ही खेती बाड़ी करेगा, सब कुछ करेगा और बच्चे को भी राइज करेगा। लेकिन एक अनजाना डर उसे हमेशा सताए रहता। इधर वांग जी, जब विंग नहीं मिला तो उसने बस कोशिश जारी रखने के लिए कहा और वापस से अपनी दुनिया में मशगूल हो गया। वांग जी बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 बेताज बादशाह था। इतने काम, इतना सब कुछ कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। रात के टाइम पे कभी कभी उसे विंग का दर्द और विंग की चीखें, जो कि उसके वाइट मार्क होने की वजह से, बाइट करने की वजह से वांगजी को ना वो दर्द का एहसास होता, उसे कचोटता, उसे लगता था जैसे कि
कोई तो है जो उसे पुकार रहा है, जो कि विंग की आत्मा की आवाज़ होती थी। पर वांगजी स्टिल रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता था, क्योंकि वांगजी ने विंग को कभी देखा ही नहीं था। उसने उस अंधेरे में बस उसके साथ वो सब इसने किया था, पर उसने उसका फेस नहीं देखा था। बस एक निशानी को छोड़कर जो उसके पेट में था, और एक निशानी जो बाहर उसके कान से होते हुए नेक तक था। वांगजी बस ढूँढना चाहता था उसे, इसलिए उसने क्रिस को कहा कि ईडी चोटी का जोड़ लगा दो उसे ढूँढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंग, जब वो अपने आप को एक दिन मिरर में देखता है तो वो शॉक्ड था। डिज़ाइन ना पहले नहीं बना था, क्योंकि विंग की बॉडी में खून बहुत कम था, तो वो खून ना बच्चे के अंदर चला जाता था, तो धीरे-धीरे उस डिज़ाइन को बाहर उभरने में टाइम लग गया। पर अब विंग की बॉडी के ऊपर ब्लैक व्हाइट कलर का एक अजीब-सा, एक कह सकते हैं मीच की तरह एक डिज़ाइन्स बना हुआ था। वो देखते ही शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तो मेरे अल्फा का बाइट मार्क का निशान है। क्या ये चिन्ह बन गया? मतलब कि मैं मार्क ओमेगा बन गया हूँ। अब मेरा क्या होगा? इतना बोलते ही विंग ना कॉलर से जल्दी-जल्दी अपने गले को कवर कर लेता है। विंग का तमी ना थोड़ा-थोड़ा सा विजिबल भी होने लगा था। विंग अपने आप को देखते हुए कहता है, मैं कैसे लोगों से छुपा पाऊँगा ये सभी चीज़ें? लोग ना जाने क्या करेंगे मेरे साथ जब उन्हें पता चलेगा। लोगों का तो मुझे नहीं पता, पर मेरी चाची क्या करेगी मेरे साथ? ये सोचते हुए विंग ना अंदर से काँप गया था, और वो कहता है, जो भी हो, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा बेबी। इतना बोल करके और वो वापस से अपने घर के काम करने लगा था। ऑलमोस्ट ना आधे मंथ और बीत गए थे, पौने 2 मंथ का टाइम चल रहा था ये। विंग का टमी ना ऑलमोस्ट शो होने लगा था। विंग एक दिन अपने दादी का ग्रेवयार्ड, जो कि घर के पीछे आंगन में था, उसे साफ करते हुए वहाँ पे जो कुछ भी उसने बनाया था वो रख कर जैसे ही लौट रहा था, उसकी चाची वे और चाचा दोनों आ गए थे, और आते ही कहते हैं, ये देखो ये यहाँ पे छुपा बैठा है। हाँ, क्यों रे, तूने जितना भी अनाज उपजाया था उसका थोड़ा सा भी हिस्सा हमें देना जरूरी नहीं समझा? रिंग जब अपनी चाची की बात सुनता है तो उसकी तरफ पलटता है। चाची जब उसको देखती है तो शॉक्ड और कहती है, "ये किसका पाप लेके तो घूम रहा है? हाँ।" चाचा उसके पास आते हुए कहता है, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है जो ये बड़ा सा पेट लेके घूम रहे हो? रिंग ना अपने टमी पे हाथ रखते हुए कहता है, निकल जाओ मेरे घर से बाहर, अभी के अभी निकल जाओ। उसका चाचा ना उसको खींच कर बाहर लाता है, पेट के बल ना उसे फेंक देता है। रिंग दर्द के मारे कराह जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका चाचा आते ही उसके बालों को खींच कर पकड़ता है और कहता है, बता मुझे ये किसका पाप है? तभी उसकी चाची ना हल्ला करना स्टार्ट कर देती है। खेत में जितने भी आसपास लोग काम कर रहे थे ना, ये हल्ला सुनकर ना सब तमाशा देखने वाले लोग आ गए हुए थे। क्योंकि होता है ना, अगर किसी के साथ किसी की लड़ाई हो या झगड़ा हो तो चटकारे लेने के लिए सब आ जाते हैं ना, मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। बस हाँ, उनको एक एंटरटेनमेंट पैकेज मिलना चाहिए। वही एंटरटेनमेंट पैकेज अभी यहाँ पे चल रहा था। सब आके खड़े हो गए थे। तो उसकी चाची कहती है, देखो देखो देखो, इसने मेरे पति के साथ में मुंह काला कर लिया, और देखो ये पेट से है, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। हाय मैं क्या करूं, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इतना सुनना हुआ था कि विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, नहीं, मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसका चाचा कहता है, इसने इसने मुझे नशे की दवाई खिलाई और ये मेरे साथ सो गया। देखो ये कितना बदचलन बदजात ओमेगा है। इस ओमेगा को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है, इसे मारो। इतना बोल करके वो डंठल उठाता है और विंग को मारने लगता है। विंग बस अपना टमी पकड़े हुए था। गांव के कुछ लोग जो थे ना, वो बस ऑलमोस्ट ना तमाशा देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कि जब तमाशा देख रहे थे तो उसकी चाची कहती है, हाय हाय, मेरे परिवार को बर्बाद कर डाला। मेरी बेटी इसकी उम्र की है, उसका क्या होगा, उसे कौन शादी करेगा? इस बच्चा ओमेगा ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैं जान दे दूंगी। इतना बोलकर कुएं में कूदने ही वाले थे कि उसका पति कहता है, तुम क्यों मरोगी, मरेगा ये। इतना बोलकर उसको जैसे ही ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कि फेंक देते हैं, तभी गांव वाले कहते हैं, इसे फेंकना क्यों है, इसे रोड पे खड़ा कर दो और उसको पत्थर मारो। इतना बोलकर विंग को घसीट कर गांव के बने चौराहे के पास लाया जाता है, और उसे बीच में खड़ा करके सब उसे पत्थर मारना स्टार्ट कर देते हैं। विंग अपने टमी को ना पकड़े हुए नीचे की तरफ झुक जाता है। कुछ लोग तो डंडे लेकर के उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ते हैं, और 4 लोग 5 लोग तो उसको पीट के आ जाते हैं। विंग ना ऑलमोस्ट अधमरा हो चुका था, और वो वहां पे बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि विंग मर चुका है, क्योंकि लोगों ने इतनी ज्यादा लाठियां बरसाई थी, उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी आना स्टार्ट हो गया था। वहां पे वो सबके चले जाने के बाद उसकी चाची उसके चाचा से कहते हैं कि
चलो अब अच्छा है, उसका मतलब उसकी जो मम्मी का घर था वो घर और वो सभी चीज़ें अब हमारी हो गई, इतना बोल कर के वो उसके जो बेटा-बहू थे वो अपनी माँ के घर आते हैं। उसकी माँ ने जितने भी पैसे और कुछ ज्वेलरी जो था चाइनीज़ वाले टाइप्स के जो होते हैं वो सब जमा करके रखा हुआ था। वो सभी चीज़ें ना वो लोग उठा लेते हैं और दोनों ऐसे हँस रहे होते हैं। इधर विंग वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ क्रिस जो कि इस गाँव में आया था विंग को ढूँढने के लिए, आई मीन कि उस ओमेगा को ढूँढने के लिए, नीचे ज़मीन पे एक डेड बॉडी को पड़ा हुआ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कार रोकने को कहता है और उस डेड बॉडी को देखकर कहता है ये तो अभी भी ज़िंदा है। उसे कार में डालते हुए कहता है जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ ले लो, हम बाद में आकर ढूँढ लेंगे। इतना बोल क्रिस विंग को कार में डलवाकर हॉस्पिटल के लिए भागता है क्योंकि विंग की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। विंग जिंदगी और मौत के बीच में उलझा हुआ था। क्रिस बगल के सरकारी हॉस्पिटल में विंग को ले आकर के एडमिट करा करके सारा खर्चा दे देता है और वापस से वो उस गांव में आता है जहाँ पे वो विंग को ढूंढने आया था। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से फिर से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि ऐसा तो कोई ओमेगा तो नहीं था, लेकिन हाँ एक ओमेगा था जिसको आज हमने मार मार कर जान से मार दिया है क्योंकि वो अपनी ही चाचा के साथ में अपने मुंह को काला किया हुआ था। ये सुनना हुआ ही था तो क्रिस कुछ नहीं कहता और कहता है क्या मैं उसे मिल सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मिल सकते हो, लेकिन हाँ, पता नहीं वो मर गया होगा या जिंदा होगा, चौराहे पे होगा। तो क्रिस को एहसास होता है कि जिसे उसने एडमिट करवाया है वो वही है। वो वापस से कार में आकर बैठता है और कहता है हॉस्पिटल ले लो। जब वो हॉस्पिटल आता है तो पता चलता है कि विंग को ना शहर के अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि उसका जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। क्रिस कहता है ओह वैसे आपने अच्छा किया, क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? तो डॉक्टर को खुद पता नहीं था क्योंकि क्रिस ने उसे बताया नहीं था और वो सीधे ला करके उसको वहाँ पे एडमिट करवा दिया था। फिर क्रिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वापस से मायूस होकर के उस गांव से विदा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ विंग उसे इमरजेंसी एम्बुलेंस में डाल करके शहर रवाना किया गया था। विंग के बॉडी में ब्लड चढ़ाए जा रहे थे, ग्लूकोज भी चढ़ा हुआ था, स्लैम्स लगे हुए थे और वो बेहोश था। शहर लाने के साथ ही विंग को एडमिट किया जाता है, वो भी सरकारी हॉस्पिटल ही था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहां पे उसे डाला जाता है और उसको उसके बेबी का इलाज किया जाता है। क्रिटिकल कंडीशन थी बट फिर भी डॉक्टर विंग को और बेबी को जैसे तैसे करके बचा लेते हैं। इंटरनल चोट लगने की वजह से थोड़े से स्टिचेज वगैरह करके बेबी को सेव किया जाता है और विंग के जितने भी चोट वगैरह थे उस सब पे वोंड किया जाता है, पट्टी वगैरह लगाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस वापस से वांग जी के कैबिन में खड़ा था, सर झुकाए हुए। वांग जी कहता है क्रिस क्या कहूँ मैं तुम्हें, क्या तुम इतने नकारा हो गए हो कि एक इंसान को सर्च नहीं कर पा रहे हो? मैं रोज जब भी अपने आप को आईने में देखता हूँ मुझे शर्म आती है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा उससे जुड़ाव है, वो मुझे खींचता है। कहीं ना कहीं मैं बौखला जाता हूँ। रात को उसकी आवाजें मुझे हंट करती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे मदद के लिए बुला रहा है। अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है तो ठीक है, नहीं रहना चाहता है तो मैं उसे आजाद करना चाहता हूँ। क्रिस क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बेचैनी को? क्रिस कहता है सर पहले हमें राइवल से निपटना होगा, इससे पहले कि वो हमारी कंपनी को नुकसान करे हमें वाटर स्टील फैक्ट्री को आगे करना होगा। मुझे कहता है कुछ भी करो क्रिस, पहले उसे ढूंढो। क्रिस कहता है जी सर। और इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है। क्रिस भी बेबस था, वो क्या करे, वो कई बार गाँव जा चुका है। वांग जी को विंग का नाम नहीं पता, अता नहीं पता, फेस नहीं पता, कुछ नहीं। और वो गांव में जाकर क्या पूछे क्योंकि क्रिस एक खुद अल्फा है। वो क्या पूछे कि रट के दौरान उसने किसी के साथ में नाइट स्पेंड किया है, क्या ऐसा कोई ओमेगा है? क्या बोले वो? बट फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 2 मंथ 1 वीक का वीक बीत चुका था और विंग का टमी ना बहुत ज्यादा शो हो रहा था। डॉक्टर उसे देखते हुए कहते हैं अब कैसा लग रहा है आपको? विंग को आज होश आया था। विंग कहता है मैं ठीक हूँ। मैं कहाँ हूँ डॉक्टर? डॉक्टर कहता है तुम हॉस्पिटल में हो। विंग उसे देखते हुए कहता है ओह मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा बच्चा। इतना बोलकर जैसे अपनी टमी पे हाथ लेता है वो राहत की सांस लेता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारा बच्चा सेफ है पर तुम ही अनसेफ थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बच्चे का क्या करते? विंग अपने मन में कहता है क्या करता पता नहीं मुझे। फिर वो कहता है इसके पापा कहाँ हैं? विंग कहता है इसके पापा
बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनको फुर्सत नहीं रहती। तो मैं हॉस्पिटल आ गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। डॉक्टर कहते हैं तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हें बहुत चोट भी आई थी। क्या हुआ है? तुम झूठ बोल रहे हो। विंग सक पकाते हुए कहता है नहीं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? हंग जी की बात सॉरी डॉक्टर की बात सुन करके विंग घबराया हुआ था काफी ज्यादा। वो डॉक्टर कहता है कोई नहीं, रेस्ट करो, अब तुम ठीक हो, अगर तुम चाहो तो डिस्चार्ज ले सकते हो। विंग कहता है जी शुक्रिया, वैसे मैं कहाँ हूँ? वो डॉक्टर बता देता है कि तुम संघाई में हो। विंग कहता है मैं शहर आ गया? तो वो कहता है और हाँ, जिसने तुम्हें एडमिट करवाया था सरकारी हॉस्पिटल में, तो उसने तुम्हारा सारा बिल क्लियर करवा दिया हुआ था वहीं पे। दैट्स वाई तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। विंग शुक्रिया बोलता है, फिर थोड़ी देर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। विंग अपने टमी को पकड़े हुए बाहर आता है। उसके कपड़े भी छोटे हो रहे थे, पर उसके पास न पैसे थे, न खाने का साधन था, कुछ भी नहीं था। बस उसे एक नाम पता था, लाइन इंटरप्राइजेस। वो एक टैक्सी वाले भैया को बोलता है कि भैया मुझे ना लाइन इंटरप्राइजेस ले चलिएगा। वो टैक्सी वाले भैया को लगता है शायद विंग पैसे देगा, तो बिना कुछ बोले वो बिठा लेता है और उसके बाद उसे लाइन इंटरप्राइजेस लेकर आता है। विंग वहां से बाहर आता है और उसे देखते हुए कहता है आप यहीं रुकिए, मैं अपने हस्बैंड से मिल के आता हूँ। वो टैक्सी वाले भैया ना वहीं पे रुक जाते हैं। विंग अपने टमी को पकड़े पकड़े जैसे ही अंदर जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया उसे रोकते हुए कहते हैं कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। तो वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड कौन है, नाम बताओ। विंग को वांग जी का नाम नहीं पता था, इसीलिए वो कहता है मुझे नहीं पता, बट वो उनका कार्ड ना इस कंपनी का था और उस पे लिखा हुआ था लैंड इंटरप्राइजेस, तो मुझे जाना है अंदर, मैं देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा। सिक्योरिटी गार्ड वाला उसे फ्रॉड समझते हुए उसे धक्का दे देता है। विंग ना पीठ के बल फिर से गिर जाता है। उसे दर्द हो रहा था, वो मुंह बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी के कार ना विंग के पास से क्रॉस हो जाती है। वो जैसे ही अपने हाथ जो कि उसके थोड़े से छिल गए थे वो ऐसे झाड़ने के लिए उठाता है, उसमें उसे वांग जी दिखता है। विंग ना जैसे तैसे करके उठ जाता है और उठते हुए उस कार के पीछे भागते हुए कहता है रुकिए अल्फा, रुकिए अल्फा, अल्फा रुकिए, मैंने कहा रुकिए अल्फा, रुकिए मैंने कहा अल्फा, अल्फा। इतना बोलकर ना वो पीछे भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस देख रहा था कि एक ना टमी को पकड़े पकड़े लड़का ना उसके पीछे भाग रहा है। विंग धीरे धीरे दौड़ रहा था। वो कहता सर हमारे कार के पीछे कोई ये ना रन कर रहा है। तभी वांग जी कहता है कार साइड में रोको। जैसे ही कार रुकती है विंग के अंदर एक होप जमा हो जाता है कि चलो वांग जी ने कार रोक दिया है। तो वो धीरे धीरे आ रहा होता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी अभी दुख की घड़ी खत्म नहीं हुई। वो जैसे ही बीच सड़क पे चल रहा था, साइड होने को होता है कि आगे से आते एक मिनी ट्रक जो होता है जिसमें छोटे छोटे पार्सल वाला सामान होता है। विंग ना गलत लेन में चल रहा था। दैट्स वाई वो जब तक ब्रेक लगाता लगाता विंग को उड़ा चुका था। विंग कहता है अल्फा, इतना बोलने के साथ ही वो रोड पे बेहोश छिट जाता है। उसके टमी से ना पूरा ब्लड आने लगा था, पूरा एकदम फैला हुआ था और विंग ना आइज बंद कर चुका था। वांगजी और क्रिस रोकता है, कार ओपन करते ही दोनों भागते हैं उस तरफ और आते कहते हैं इसे क्या हुआ इसे। फिर वांगजी ना विंग को गोद में उठाता है, कार में डालता है और हॉस्पिटल के लिए रवानगी लेता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में डालते हुए ऑपरेशन के थिएटर में लेके जाते हैं और डॉक्टर कहता है आप कौन हैं? वांगजी को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सीधे बोलता है अल्फा। डॉक्टर कहता है इस पे साइन कीजिए। साइन कर देता है। डॉक्टर कहता है हम रिस्क नहीं लेंगे, पर हम कोशिश करेंगे पेशेंट और बच्चे की जान बचाने की। वांगजी कहता है बच्चा? तो कहता है वो खैर देखते हैं हम। इतना बोल करके जो हमारा क्या बोलते हैं डॉक्टर, वो अंदर चला जाता है और इधर वांगजी सर पकड़ के बैठा हुआ था। क्रिस कहता है सर पता नहीं क्यों पर इसे मैंने कहीं देखा है, क्योंकि जिसे मैंने बचाया था गांव में वो ऐसा ही दिखता था। वांगजी कहता क्या कहा तुमने? कहता हाँ आपको याद है सर, पिछली बार जब मैं गांव गया था तो मैंने आपको बताया था कि एक हादसा हुआ था और किसी किसी ने उस ओमेगा के ऊपर बहुत सारे पत्थर मारे थे। उसका कहना था कि उसने अपने चाचा के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया था, दैट्स वाई उसके पेट में वो पाप पल रहा था। वांगजी कहता क्या बकवास कर रहे हो? कहता सर सबका कहना तो यही था। वांगजी कहता है मुझे डिटेल का पता लगा और हर सिंगल पर्सन से पूछ करके आओ
और अगर ऐसा नहीं हुआ क्रिस, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांगजी बौखलाया हुआ था, उसे गुस्सा आ रहा था, उसे सफोकेशन फील हो रहा था। क्रिस कहता है, सर अचानक से आपके फेरोमोन्स चेंज क्यों हो रहे हैं? सर आप इतने ज्यादा हैट्रिक फेरोमोन्स क्यों छोड़े? सर आप कंट्रोल कीजिए। वांगजी कहता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। पर ये रिसीव हो रहा है, मेरी हार्ट बीट देखो क्रिस। और वो उसी हाथ को लेकर अपने हार्ट के ऊपर रखता है जहाँ पे वांगजी के हार्ट ना बेधड़क धड़क रही थी। वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तभी क्रिस कहता है, सर आप ये स्मेल इनहेल कर पा रहे हो? और ये स्मेल थी विंग की, जो कि अंदर से आ रही थी, क्योंकि विंग अंदर बहुत पैनिक हो रहा था। अब मुझे नहीं पता यार, मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो जो 2 मशीन रहता है ना, जिसको रगड़ो चेस्ट पे डालो तो बॉडी पंप कर जाती है, मतलब जंप कर जाती है, पंप बोल रही मैं, जंप कर जाती है एकदम। फिर वो लाइफ लाइन वाली जो लाइन होती है वो टी 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 करके बजने लगती है। तो विंग को ना वही वाला ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिस वजह से विंग की हार्ट बीट ना अचानक से बढ़ जा रही थी, घट जा रही थी, लाइफ लाइन ना रुक रही थी, चल रही थी, और नॉर्मल कुछ भी नहीं था। दैट्स वाई वांगजी को बाहर ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे थे। वांगजी की आंखें की कलर चेंज हो जाता है और वो उसी मुंह से निकलता है, मीट। इतना सुनना हुआ था, क्रिस ना धड़फड़ा के ना दीवार लग जाता, कहता सर अंदर आपका ओमेगा है? वांगजी कहता है, आई डोंट नो, बट मुझे उसकी स्मेल स्मेल स्मेल। और इतना बोलते ही वांगजी बेहोश। क्रिस तो और चक्कर खाए। अब क्या हो गया, वो फटक से ना सर को ना दूसरे डॉक्टर को बोलता है कि चेक करने के लिए। पर वांगजी भी नॉर्मल नहीं था, वांगजी भी उसकी हार्ट बीट भी सेम बीइंग के जैसे ना ऐसे धड़क रही थी बहुत ज्यादा। डॉक्टर उसको चेक करके उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विंग और बेबी दोनों की बचाने की फुल कोशिश करते हैं। विंग तो ऑलमोस्ट डेड एंड पे जा चुका था और उसका बच्चा भी। अब दोनों ऐसा लग रहा था कि मतलब खत्म, सब कुछ खत्म। वही दूसरी तरफ वांगजी, जैसे ही उसको सुई लगाया जाता है और उसकी हार्ट जैसे नॉर्मल होती है, वो लाइक होता है ना, हाँ करता है, वैसे करने के साथ ही इधर विंग की हार्ट बीट ना लौट आई थी। और डॉक्टर जान में जान आया था, क्योंकि सारे लोग ना उस ऑपरेशन रूम में ना पसीने से लथपथ हो चुके थे विंग को बचाने के चक्कर में। और इधर वांगजी, उसकी भी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई थी और डॉक्टर कहते हैं गनीमत है कि ये सही सलामत है। क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो वापस से कहता है, अब मुझे अपना थर्ड व्हील ही यूज करना पड़ेगा। और इतना बोल करके वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम तो पुलिस में हो ना यार, जाके पता करो ना वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था क्या, कोई सीन बना है क्या। और कुछ थोड़ी बहुत वो वांगजी और विंग के बारे में बताता है कि इस दिन एक्सीडेंट हुआ था विंग सर का, वांगजी सर का, एंड देन थोड़ा बहुत कांड हो गया, पता करो। तो वो पुलिस वाला कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी क्रेज। और इतना बोलकर मिस्टर जो झांगते सांग, जो क्रिस का फ्रेंड था, वो कहता है ठीक है मैं अभी निकलता हूँ, पर हाँ जाने में 4 घंटे लगेंगे, रिपोर्ट पर इकट्ठा करने में शाम हो जाएगा। तो कहता है कोई बात नहीं, पर मुझे बताना जरूर। इतना बोलकर मिस्टर झांग जिसांग अपने सारे टीम को लेकर के उस गांव के लिए रवानगी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस सर पे हाथ लिए हुए बैठा हुआ था, क्योंकि एक तरफ जहाँ विंग था जो कि अभी तक ओटी रूम से बाहर नहीं आया था, दूसरी तरफ वांगजी, उसको बेहोश कर दिया गया था ताकि वो ज्यादा पैनिक ना कर सके और ज्यादा कुछ ये मतलब वो पता नहीं कि क्या बोलते यार, उठेगा तो चीखना चिल्लाना स्टार्ट ना कर सके। दैट्स वाई वो उसको बेहोश कर दिया गया था। अब इधर जो हमारा ओटी रूम में था, डॉक्टर बाहर आते हुए कहता है हमने फिलहाल से बच्चा को बचा लिया है और जो पेशेंट है उसे भी, बट हमें उन्हें ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए हमें उनके हस्बैंड के साइन चाहिए, आई मीन कि उनके अल्फा के, तब जा करके हम उन्हें ऑपरेशन करके और बच्चा को निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हम उसे आईसीयू वार्ड में ना एडमिट कर रहे हैं। इतना बोलकर विंग के बॉडी को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इधर वांगजी भी बेहोश, इधर विंग भी बेहोश। क्रिस बैठा हुआ था, वो हिल नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। मॉर्निंग का टाइम था, 8 बज रहा था। विंग की नींद खोलती है, उसके हाथ में आईवी ड्रिप्स लगे हुए थे, माउथ पे ऑक्सीजन लगा हुआ था, सब कुछ। विंग, उसे लगता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। उसका अल्फा उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि लास्टली वांगजी कार रोका था, उतरा नहीं था, तब ये हादसा हुआ था। तो विंग को लगता है कि उसका अल्फा शायद उसे नहीं चाहता है, इस बच्चे को भी नहीं चाहेगा, इसीलिए वो धीरे धीरे करके उस बेड से उठता है, उठते हुए छत के ऊपर चला जाता है। जा करके वो छत के रेलिंग पे चढ़ जाता है और चढ़ने के साथ ही अपने टमी पे हाथ लेते हुए कहता है बेबी आई एम सॉरी, मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये दुनिया ना बहुत बुरी है। आप आपकी मम्मा को कोई नहीं चाहता, आपकी मम्मा बहुत अकेली है, थक गई है, अब और नहीं झेला जाता मुझसे बेबी, मैं नहीं जीना चाहता,
मुझे माफ़ करना कि मैं अपने साथ आपकी लाइफ़ को भी ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बस मैं बस आज़ाद होना चाहता हूँ इस ज़िंदगी से, इस सभी चीज़ें से। मैं बस खुद को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब दुःख झेल-झेल के ना मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ बेबी। इतना बोल जैसे ही आँख बंद करने को होता है, वहीं दूसरी तरफ वांग जी फटक से पीछे से आते हुए इसका हाथ खींचता है और कहता है, कूदना मत, नीचे से उतर जाओ तुम ऊपर से। विंग उसे देखते हुए कहता है, अल्फा। वांग जी कहता है, प्लीज़ नीचे उतरो, प्लीज़ उतरो। विंग जो कि लड़खड़ा चुका था और लटक चुका था, वांग जी कहता है, विंग सॉरी ओमेगा। और इतना बोलकर उसके हाथ को पकड़े हुए था, कहता है, हाथ मत छोड़ना। उतने देर में क्रिस और सारे लोग आ गए थे। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं। वांग जी जब जा रहा होता है ना, विंग जब ऊपर की तरफ आ रहा होता है ना, तो वांग जी की आंखें ना खुल जाती है अचानक से। उसकी हार्ट बीट फिर से धड़क उठी थी, जैसे कि उसकी अंतरात्मा ने उसे बोला हो कि उठ जाओ। वो उठता है, फटाक से बाहर आता है जहाँ पे क्रिस बैठा हुआ था। वो कहता है, क्रिस, विंग कहाँ, ओमेगा कहाँ है? तो वो बोल देता है, सर वो ओमेगा ना उस रूम में है। वांग जी और क्रिस दोनों आते हैं, वहाँ विंग नहीं था। वो कहता है, सेट। फिर वो जल्दी से ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे ना लिफ्ट का नंबर दिखाई देता है। विंग ने ना बस ऊपर वाले बटन को दबा दिया था, उसने कोई प्रेस व्रेस कुछ नहीं किया था, सीधे दबा दिया था, घुस गया था उसमें वो। और उसके बाद 2 सीढ़ी चढ़ करके वो ऊपर आ गया था। तो वो उसे देखता है, कहता है, सर कहीं वो ऊपर तो नहीं चलेगा। और वो लोग सीढ़ी से भागते हुए आ रहे थे क्योंकि लिफ्ट में विंग था। वो लोग दौड़ते-दौड़ते ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और जब वांग जी आता है तो विंग ना उसको ऐसे खड़ा होकर के बड़बड़ा रहा था। वांग जी तो सुनता नहीं है कि विंग क्या बोल रहा था, पर वांग जी समझ गया था कि यहाँ से कूदने वाला है। बैक टू द प्रेजेंट। क्रिस आता है, कुछ डॉक्टर भी आ गए थे, दोनों सब पकड़ के ना उसको खींच के बाहर निकालते हैं। विंग की स्टिचेस ना फिर से फट गई थी। डॉक्टर कहता है, सेट, इन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना बोलकर उन्हें जल्दी-जल्दी ना वांग जी अपनी गोद में उठाता है। और विंग ऐसे ना आंखें बंद करते हुए कहता है, अल्फा, ये बच्चा आ- आपका है। और इतना बोलकर वो आंखें बंद कर देता है। वांग जी तो अवाक था, बट फिर भी वो उसे लेकर के अंदर आता है। अंदर आने के साथ ही उसे ऑपरेशन रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑपरेशन चल रहा था और वांग जी एकदम बौखलाया हुआ था। वो कहता, क्रिस, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? हम 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 क्या करेंगे बताओ मुझे? इस नन्ही सी जान की क्या गलती है? कहीं कि किस जन्म का ये पाप है? कौन सा श्राप है जो हट नहीं रहा है? हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों होना है? भांग जी की बात सुनकर क्रिस कहता है, सर भगवान हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम कुछ अच्छा कर सके, और यकीन मानिए सब कुछ अच्छा होगा। वांग जी कहता है, अच्छा होना होगा, अब बस बहुत हो गया। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था और वो इतना ज्यादा सफर कर चुका है, मैंने सोचा क्यों नहीं। इतना बोल करके और वांग जी चक्कर काट रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है। पूरे 2.5 घंटे के बाद डॉक्टर कहता है, हमने पेशेंट और बच्चे को बचा लिया है, बट एक कंडीशन है। बच्चा का कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसे हमें शीशे में डालना होगा। इतना बोलकर बेबी को जो होता है ना वेंटिलेशन, उसमें ले जाकर डाल दिया जाता है। वांग जी कहता है, कुछ भी करना पड़े पर बेबी को बचाओ। डॉक्टर कहता है, 8 दिन बाद हमें पता चलेगा बेबी सेफ है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि अधमरा हुआ पड़ा हुआ था, उसे वापस से क्लीन विलीन करके जिस रूम में था उस रूम में ले जा करके उसे लिटा दिया जाता है। इधर वांगजी ना बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था और वो विंग को देखने आता है। विंग का चेहरा उसे रिकॉग्नाइज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं याद हूँ। हाँ शायद, बट मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था। मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरे ओमेगा हो, यकीन मानो, तुम्हारे साथ बुरा करने वाले के साथ मैं इतना बुरा करूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। ये बोलते हुए वांग जी उसके हाथ को पकड़े हुए था। क्रिस कहता, सर हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं। इतना बोल करके फिर वो रिपोर्ट्स ना जितना भी वो लोग इकट्ठा करके लाए थे वो सुनाना स्टार्ट करता है, जहाँ पे कुछ ग्रामीण लोगों से बोल रहे थे कि इसकी जो चाचा चाची हैं वो उस ओमेगा के साथ में बहुत अत्याचार करते थे। इसकी दादी को भी उसके बेटे ने मार डाला और फिर उस ओमेगा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। और वो बच्चा तो बेचारा बहुत मासूम था। जिनके साथ जो कुछ भी हुआ था उन लोगों को तो अंदर का बात नहीं पता था, पर बाहर का जितना कुछ भी उन लोगों को पता था, गाँव वालों को, वो सब बता देता है। जिस दिन वो उसे पता चला कि प्रेग्नेंट है तो उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके पत्थर से मारा गया, डंडे से मारा गया। लोगों ने उसे लात घूंसे से बहुत मारा, तब तक मारा जब तक कि वो पूरा बेहोश ना हो जाए। ये सुनकर वांग जी की आंखों में खून खौल गया था और खड़ा होते हुए कहता है, क्रिस, पूरे गांव को आग लगा दो। क्रिस कहता है, सर जी आप क्या बोल रहे हैं? जिसने ये गलती की है हम उन्हें सजा देंगे ना। तो क्रिस कहता है, फिर वांग जी कहता है क्रिस से, ठीक है फिर इसके अंकल और आंटी को उठा कर लाओ। इतना बोल करके और वो
वहां पे बैठा हुआ था, कहता है उन्हें दुख देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा विंग, इतना बोल करके और वो उसके बगल में वहीं पे बैठ जाता है। फिर रात के टाइम पे बेबी को देखने के लिए उसमें जाता है। छोटा सा बेबी, छोटा सा था एकदम, क्योंकि अनटाइमली पैदा हो गया था ना, पूरे 3 मंथ बाद पैदा होते तो बेबी थोड़ी हेल्दी रहता, पर बेबी अभी बहुत कमजोर भी था और मिरर में था, तो वो उसको ना इसे एक टाइम में एक ही आदमी जाके देख सकता था। तो वांग जी ना पूरा एकदम पहन वहन के, जो पहनाया जाता है हॉस्पिटल वाला कॉस्ट्यूम, वो सब कुछ पहनकर अंदर आता है और शीशे के ऊपर से ना उस बच्चे को देख रहा था जो उसके अंदर ना ऑक्सीजन में सांस ले रहा था। डॉक्टर कहते हैं आपका बेबी का कंडीशन बहुत लो है, पता नहीं सर ये सर्वाइव करेगा या नहीं। हाँ जी कहता है ये मेरा बच्चा है, सर्वाइव जरूर कर लेगा। फिर उस छोटी सी नन्ही सी जान को देखता है जो कि आंखें बंद करके एकदम सो रहा था, जैसे कि वो मम्मा के गर्भ में हो, एकदम चैन की नींद। उसे देखते ही वांग जी को एक अलग सा दिल का एक होता है ना सुकून, धक से धड़क जाना, वो एहसास हो रहा था और वो उसे देखते हुए बहुत खुश था। वही दूसरी तरफ वो वापस से अंदर आ जाता है विंग के पास और उसके बगल में उसके सिरहाने सर रखकर सो जाता है। क्रिस भी उसी के साथ ही था। अगले दिन वांग जी कहता है मुझे उसके अंकल आंटी से मिलना है। तो क्रिस कहता है सर बस उसे 2 घंटे में यहाँ ले आया जाएगा, तब आप उससे मिल सकते हैं। तो फिर कहता है क्रिस वैसे उनकी दादी को अंतिम श्रद्धांजलि तो देनी चाहिए ना। तो वांग जी कहता है जहाँ पे उनका ग्रेवयार्ड है उन्हें अच्छे से बनवाओ, डेकोर करो, ताकि बाद में जब ये इससे मिलने जाए तो उसे कोई रिग्रेट ना रहे। फिर हाँ में सर हिला देता है, एंड देन उसके बाद वो वहां से अपने ऑर्डर को फॉलो करने के लिए चले जाता है। वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। वांग जी उसके सर को हाथों से फेरते हुए कहता है तुम ठीक हो। फिर वांग जी ना विंग के गले पे निशान देखता है, जिसे देखकर कहता है क्या क्या ये बाइट मार्क के निशान है। विंग उसे देखता है और कहता है आप आप आपको मैं याद हूँ। वांग जी कहता है नहीं। विंग ना कहता है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, और इतना बोलकर अपने टमी पे हाथ लेता और चीखते हुए कहता है मेरा बच्चा कहाँ है। तो वांग जी उसे शांत कराते हुए कहता है रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड हे रिलैक्स्ड, बेबी ठीक है। वो वेंटिलेशन में डाला गया है उसे, क्योंकि बेबी को सांस नहीं आ रही थी ना, तो उसे शीशे में रखा गया है। विंग कहता है मुझे लगा मैंने बच्चा खो दिया। वांग जी कहता है मुझे उस रात का कुछ नहीं याद है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है, बट इतना याद है कि ये जो तुम्हारी फेरोमोन्स है ये मुझे अच्छे से याद है। और हाँ दूसरी बात ये बाइट मार्क, हमारे फैमिली में सारे ओमेगा के ऊपर ऐसे ही ब्लैक वाइट के बाइट मार्क के निशान बनते हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि तुम ही थे। विंग कहता है हाँ मैं ही आपको कार से बाहर निकाल के लाया था और बाहर लेके गया था, लेकिन वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रट में थे, इस वजह से। मुझे कहता है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें हार्म कर दिया। विंग कहता है माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए, मैं वापस गाँव चला जाऊँगा। भांगा जी कहता है खबरदार, अगर गाँव जाने के बारे में एक बार भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना बोल करके। और जो वांग जी था ना वो विंग को ऐसे देख रहा होता है। विंग कहता है क्यों। वांग जी कहता है क्योंकि आज से तुम और बेबी दोनों मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हाँ तुम्हारे और अंकल आंटी उन दोनों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। इतना बोल वांग जी विंग को देख रहा होता है। विंग उसे देखते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वांग जी कहता है शुक्रिया मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारा आल्फा हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। विंग कहता है मेरा नाम विंग है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है विंग नाइस नेम। और बेबी वो ठीक है, बस वो सरवाइव कर रहा है और हमारा बच्चा है तो वो सरवाइव कर लेगा। इतना बोल विंग को लिटा देता और कहता है कुछ पर्सनल काम है उसे मैं निपटा कर आ रहा हूँ। इतना बोल करके उसे रेस्ट करने के लिए बाहर आ जाता है, 2 सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ तैनात करके। थोड़ा सा क्रिस और वांग जी दोनों ड्राइविंग करते हुए एक गोदाम पहुँचते हैं, जहाँ पे उसके अंकल और आंटी को और उसकी बेटी को बांध के रखा गया था। वांग जी आते हुए कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को हाथ लगाने की। हाँ इतना सुनना हुआ था। उसकी चाची ना उसके पैरों में पड़ते हुए कहती नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो आपके ओमेगा की देखभाल कर रहे थे। अक्षय उसको एक लात मारता और कहता है अच्छा, इसलिए उसे पत्थर मरवाए, डंडे से मरवाए और उसको अपने ही पति के साथ सोने का इल्जाम लगाया, वो भी घटिया सा। इतना बोल करके उस औरत को ना पानी में डाल दिया जाता है, उसके मुंह को गुबर गुबर करके गूंथ रहा था सा। उसके बाद वांग जी कहता है
इन सबको मेरे सामने में इतना मारो, खाल उधेड़ दो। सारे लोग ना डंडे लेकर शुरू हो गए थे, तीनों को मारना शुरू कर दिया था। सारे ना आउच ऊच आ ऐसे के साउंड निकाल रहे, चीख चिल्ला रहे होते। और वांगजी उसे सुकून भरी नींद के साथ में देख रहा था और वीडियो बना रहा था। और कहता है इसे भूखा रखो 3 दिनों तक, और लास्ट में अपने मॉम के कत्ल के इंतजाम में इसे अंकल को हवाले कर दो, है ना। क्रिस कहता है ओके बॉस, मैं कर दूंगा, इतना बोल करके और वो उसे वहां पे बांधने के लिए बोल देता है। फिर जो हमारा क्रिस था वो झांग त्सांग को कहता है, झांग त्सांग इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। झांग त्सांग कहता है अरे यार हम पुलिस वाले हैं, गुंडों वाले काम क्यों करवाते हो। क्रिस कहता है क्या कर सकते हो, तुम्हें भी पता है हंग जी सर के पीछे कितने सारे राइवल्स पड़े हुए हैं, हर उनमें से इनके मेगा का देखो ये, इसका तो निपटना बनता है, बाकी का काम तुम कर लेना। इतना बोल कर वो वहां से चला जाता। कहता है ये लड़की ये मुझे दो। तो झांग त्सांग कहता है इसका क्या करोगे। कहता है तुम्हें भी पता है मैं क्या करूंगा। कहता है अरे यार ये गलत है। कहता कोई गलत नहीं है, इसने इसके साथ जो किया वो। कहता ठीक है तो फिर हम इसे इसे मुझे दे दो। इतना बोलकर झांग त्सांग उस लड़की को पकड़ लेता है। वो लड़की कहती रोते हुए मैंने कुछ नहीं किया। तो वो कहता सच में तुमने कुछ नहीं किया। वो कहता मैंने कभी भी विंग लोगों को हार्म नहीं किया है, आप चाहे तो आप किसी से भी पूछ ले। फिर क्रिस कहता है अरे यार छोड़ दो इसको और इसे अनाथ आश्रम में डलवा दो, क्योंकि माता पिता के मरने के बाद ये क्या ही करेगी। और इसे कहीं जाने मत देना, ताकि इसे पता चले कि जब दुख होता है और दर्द होता है तो क्या ही होता है। वो लड़की कहती है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। और इतना बोलकर बेचारी इतना डर गई थी, इतना डर गई थी कि सीधे ऊपर से नीचे कूद जाती है वो, और पानी था उसमें कूद गई थी। सारे लोग कहते हैं अरे यार क्या है ये। फिर उसको बचाने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद उसे बचाया जाता है, हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर झांगते संग कहता अब क्या करे। कहता है हाँ तुम्हें जो करना है कर लेना, तुम्हें रखना है रख लेना, गांव भेजना हो गांव भेज देना, जो करना है कर लेना। इतना बोलकर क्रिस वहां से चला जाता है। वो दोनों इतने कूटे पीटे थे कि बेचारे को अपनी बेटी को देखने को भी नहीं मिला था, ऊपर से भूखा प्यासा रखना था अलग। ऊपर से वांगजी ने कहा था कि उसकी दादी का ग्रेवयार्ड बनाया जाए, दैट्स वाई वो कुछ कारीगर को भेज करके, जो विंग के दादी का घर था, हालांकि लकड़ी का ही घर था, जहाँ आंगन था वहां पे मिट्टी खुदी हुई थी और विंग ने उसको चारों तरफ से लकड़ी गाड़ के पन्नी डाला हुआ था ना, तो समझ गए थे यही ग्रेवयार्ड होगा। वहां पे उसे अच्छे से उसे चारों तरफ से वो होते हैं ना बड़े बड़े पत्थर डाल के एंड देन फिर से ठीक करना, तो वो सब करना स्टार्ट कर चुके थे। इधर वांगजी ऑफिस से थोड़ा सा काम था, मीटिंग वगैरह वो सब खत्म करके जब शाम को आता है तो विंग ना वहाँ बेड पे लेटा हुआ था आंखें बंद करके। वांगजी उसके पास आते हुए खाना रखता और कहता देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ विंग। विंग उसे देखते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि सच में एक अल्फा मेरी मेरी केयर केयर कर रहा है। वांगजी कहता है तुम मेरे ओमेगा हो, तो तुम्हारी केयर ना करूँ तो किसकी करूँ। विंग उठ के धीरे धीरे बैठने की कोशिश करता है तो वांगजी उसे उठाकर बिठाता है। फिर जो खाना लाया था तो टेबल लगा करके उसे अपने हाथों से खिलाता है। विंग की आंखों में आंसू थे तो वांगजी कहता है क्यों रो रहे हो। विंग कहता है सच में ये स्वर्ग वाला सुख है ना, मुझे यकीन नहीं होता। इतना बोल करके उसे देखकर फिर से रोने लगता है। वांगजी उसकी आंखों को आंसू को पोंछते हुए कहता है, वांगजी कहता है विंग रोना बंद करो, अब कोई दुख नहीं कुछ भी नहीं। ऐसे बोलते हुए वांगजी ना विंग की केयर करता है और बेबी की भी वहाँ पे अच्छे से इलाज चल रहा था। 7 दिन के इलाज के दौरान वांगजी ने बड़े से बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया था बेबी को ठीक करने के लिए। बेबी के डाइट मिल्क को चार्ट बाई किया गया था, जो कि बेबी को दूध ही दिया जाना था, न्यूट्रिशन वाला दूध। विंग का भी दूध उसे पंप द्वारा निकाल करके बेबी को पिलाया जाता था, क्योंकि विंग एक ओमेगा है इसलिए कोई गलत वे में नहीं लेगा, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ। तो बेबी को फाहों से पिलाया जाता था और बेबी 7 दिन के भीतर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं अब आप चाहे तो बेबी को और इसे ले जा सकते हैं, लेकिन आपको वीकली चेकअप कराने आना होगा क्योंकि दोनों बहुत कमजोर हैं। वांगजी हाँ में सर हिला देता है और विंग की टेक केयर करने के लिए एक ओमेगा नर्स को तैनात कर दिया जाता है। वांगजी विंग को लेकर पहली बार अपने लैंड मेंशन आता है। विंग उस घर को देखकर एकदम आंखें फाड़ कर देखता है, कहता है इतना बड़ा घर। वांगजी कहता है हाँ ये मेरा घर है और आज से हमारा। विंग वांगजी को देखता है और उसे कहता है बट हमारा। वांगजी कहता है चिंता मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुमसे शादी भी करूंगा। विंग वांगजी को देखते हुए उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसकी जिंदगी सच में पलट गई है। विंग कहता है, वांगजी कहता है तुम्हारा स्वर्ग वाला सुख विंग, चलो अंदर। इतना बोल करके उसे अंदर लाता है जहाँ पे बहुत सारे वेटर थे। वांगजी सबको हिदायत देते हुए कहता है कि बेबी को हर मेरे ओमेगा को रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं सबको फायर कर दूंगा। वांगजी के वॉइस से ही सब डर जाते थे, भाई बोलेगा क्या।
मतलब बोलने के लिए सांस तो दे दो, लेकिन वांग जी सांस ही नहीं देता था किसी को। सॉरी मैं कमेंट कर। तो फिर आगे चलते हैं हम। फिर वो ना वांग जी विंग को लेकर के अपने बेडरूम में आता, मास्टर बेडरूम में। वहाँ पे छोटा सा पालना था, बहुत सारे खिलौने भी थी। विंग उन सभी चीजों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वांग जी विंग के आंसू को साफ करते हुए कहता है, माना कि वो रट हमारे लिए एक कर्ज था, पर ये खूबसूरत तोहफा हमें मिला है विंग, और इसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा और अपनी बीबी के साथ मैं तुम्हें यहाँ रहना चाहता हूँ। विंग कहता है, बट आल्फा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक गांव का लड़का हूँ। वांग जी कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे एक ओमेगा चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मेरे बच्चों की टेक केयर करे और मेरे घर को संभाले। तुम्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है विंग, तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से, इस घर से मतलब है, मेरी दुनिया से मतलब है। क्या मेरी दुनिया का पार्ट बनना चाहोगे? विंग कहता है, वांग जी विंग को गले लगाता है। बेबी साथ में उसे अच्छा लग रहा होता है, और उसके बाद वांग जी विंग को ले हाथ से बेबी को लेकर के उस पालने में डालकर झुलाते हुए मुस्कुरा रहा था। विंग उसे देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारा थोड़ा सा मेक ओवर करना है, इधर आओ। इतना बोलकर कुछ ओमेगाज को बोलता है कि इसे ले जाओ, पहले इसका हेयर स्टाइल करो, फिर इसको कपड़े वगैरह चेंज करा करके लेकर आओ। और कपड़े जो वो बाय ऑन करके लाया था, पूरा का पूरा कवर्ड भर दिया था उसने विंग के और बेबी के कपड़ों से, वो दे देता है। वो ओमेगा जो गर्ल्स थी ना वो ले जाती है, और विंग को पहले तो अच्छे से नहाने के लिए अंदर भेज देती है। विंग ना अच्छे से नहाकर जब आता है, पहले तो उसका हेयर कट करती है, फिर नहाने भेजती है। फिर उसको थोड़ा सा क्लोथिंग वगैरह पहनाकर उसको रेडी करना स्टार्ट कर देती है। और इधर वांग जी बेबी को झूला में उसके फिंगर को पकड़ के झुला रहा था और कहता है, बेबी, तुम्हारे मम्मा ने जितने भी दुख झेले बचपन से लेकर आज तक, मुझे नहीं पता कितने अच्छे थे और कितने बुरे थे, पर आज के बाद तुम और तुम्हारी मम्मा एक भी दुख नहीं झेलेंगे। मैं उसकी कदमों में खुशियाँ ला के रख दूंगा, सब कुछ करूंगा वो, जिससे कि तुम और मेरा ओमेगा खुश रह सके। इतना बोलकर कॉल करता और कहता, अंकल मैंने शादी कर ली। इतना बोलना हुआ था। अंकल कहते हैं, क्या सच में? वांग जी कहता है, हाँ, अगर आप चाहे तो आ सकते हैं। इतना बोल वो कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस को कॉल करते हुए कहता है, तुम्हें पता चला कि उस दिन मुझ पे हमला करने वाला कौन था? क्रिस कहता है, यस सर, हमने पता कर लिया है, और हाँ, इन दोनों को भी हमने भूखे रखा हुआ है, लेकिन उसकी बेटी पानी में कूद गई और उनकी बॉडी नहीं मिल रही। तो वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ना वहाँ शाक ज़्यादा थे? कहता, हो सकता है शाक ने खा लिया हो, पर पता नहीं क्या सर, पर हम ढूंढ रहे हैं। इतना बोलकर क्रिस भी कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही पलटता है, विंग ना अपना सर नीचे झुकाए हुए था। विंग नवल तक का टॉप वेयर किया हुआ था, उसके ऊपर से डिजाइनर फाहा वाला कोट वेयर किया हुआ था, नीचे पैंट था, उसके पैर में बूट वाले शूज थे, और उसे खूबसूरती के साथ में विंग के बालों को सेट करके काटा गया था, और उसके बालों को एक चोटी बना करके हाफ और रखा गया था, और आगे से 2 बैंग्स निकाले गए थे। विंग नजरों को नीचे किए वहां खड़ा था। वांग जी फोन को हाथ में नीचे गिराते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसे देखते ही वो बस देखता रह गया था और कहता है, वाह, सो ब्यूटीफुल। विंग विंग धीरे धीरे अपनी नजरों को ऊपर करता है। उसके लिप्स कांप रहे थे, उसकी पलकें बहुत ज्यादा हिल रही थी, उसके हाथ थरथरा रहे थे। वांग जी विंग के पास आता है और उसे स्निफ करते हुए कहता है, तुम आज भी वैसे ही ड्यू और रोज की तरह स्मेल कर रहे हो विंग। और इतना बोलने के साथ ही वांग जी के अंदर का अल्फा जाग गया था और उसे विंग को फेस को ऊपर उठाता है। विंग घबराते हुए वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे बढ़ रहा था, विंग ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं कर रहा। इतना बोल उसके लिप्स को हल्का सा सक करता है, एंड देन छोड़ते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो विंग, साथ में ब्यूटीफुल भी। इतना बोल उसे गले लगा लेता है। विंग को हालांकि ये डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फेरोमोन्स रिलीज हो रहे हैं, इसे कंट्रोल करो विंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हारे फेरोमोन्स को या तुम्हें कोई भी इस तरीके से नोटिस करे या देखे। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी कहता है, आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगे और किसी की भी नहीं, साथ में बेबी का ख्याल रखना। विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर वांग जी कहता है, अपनी दुनिया जो तुम पीछे छोड़ आए हो उसे वहीं छोड़ दो। और इतना बोल करके उस बेबी के पास वो आकर के दोनों बैठ जाते हैं और दोनों बेबी को खिला रहे होते हैं। एक ओमेगा सर्वेंट आते हुए कहती है, सर हमने खाना बना लिया है। वांग जी बेबी के साथ में नीचे आता है। विंग भी और सब खाना खाते हैं, और वांग जी
एक मेड को देता है और वो बेबी को दूध पिला रहा होता है। विंग बेबी को भी देख रहा था, वांग जी को भी देख रहा था और सारे घर को भी देख रहा था। और विंग सच में उसको दादी की बात याद आ गई थी कि एक लंबे दुख के बाद अगर सुख आती है तो वो सुख बरकरार रहती है, स्वर्ग वाला सुख। विंग यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतनी अचानक से उसकी लाइफ यू टर्न ले लेगी और सब कुछ बुरे से अच्छे में बदल जाएगा, पर उसे अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो खाना वाना खा लेने के बाद कहता है, विंग बच्चे के साथ रहना, आराम करना, मैं जा रहा हूँ, इतना बोल करके। और वो जैसे ही जाने को होता है तभी उसका फोन पॉपअप होता है। विंग जब उस फोन को देखता है तो अचानक से उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर जाता है। वांग जी कहता, क्या हुआ विंग? और विंग का फोन ना टेबल पे था और जब वांग जी उठा था तो विंग भी खड़ा हो गया था फटक से। तो विंग कहता है, ये 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 आपके फोन में कौन है? इसने इसने मेरे मेरे मॉम मॉम डैड को मार मार डाला। इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है, मॉम डैड? कहता है, हाँ मिस्टर वी अंग से, और वी अंग से मेरे मॉम डैड है। और मैं किचन कबर्ड में छुप गया था, दादी ने मुझे बचाया और मुझे लेकर गांव चली गई। इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी का ना खून खौल गया था। कहता है, वी चिंता मत करो और रोना मत, तुम्हारे मॉम डैड को मारने वाले को मैं इतने सबक सिखाऊंगा, इतना घटिया मौत दूंगा कि वो याद रखेगा। वैसे मुझे तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझ पर हमला करने वाला भी यही है, चिंता मत करो। विंग कहता है, लेकिन क्यों? कहता है। तो वांग जी कहता है, ये गैंगस्टर है और इसे बस किसी की जायदाद जमीन हड़पनी होती है और अपना कब्जा करना होता है। लोगों से ये फिरौती की डिमांड करता है और अगर पूरा ना करो तो वो उसे मार देता है बेरहमी के साथ में। अब मुझे याद है कि जब तुम्हारी मॉम डैड की मौत हुई थी तब मैं 12 साल का था और अंकल के साथ मैं वहाँ गया था, पर वो घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था। मुझे तब नहीं पता था, बट यकीन करो मैं इसे कुत्ते की मौत मारूंगा। विंग रोते हुए कहता है, तो आप सेफ रहोगे ना? वांग जी कहता है, हाँ, और वैसे भी मैंने अंकल को बुलाया है। विंग कहता है, अंकल? वांग जी कहता है, हाँ, मेरे अंकल, साथ में मेरे गगा भी। तुम चिंता मत करो विंग, सब ठीक होगा, बस ऊपर जाओ। इतना बोल करके वो मेड को इशारा करती है कि विंग का ख्याल रखे। विंग बेबी को लेकर ऊपर आ जाता है और बेबी के हाथ में लेकर उसको सुला रहा होता है। वही दूसरी तरफ वांग जी एक सुनसान बिल्डिंग में आया हुआ था। वो पहले अकेले आता है लेकिन नीचे पूरी फोर्स लेके आया हुआ था। सामने वही गैंगस्टर खड़ा था और उसके साथ 5-7 पंटर्स लोग खड़े थे। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा पैसा, और अब बताओ और कुछ चाहिए तुम्हें? वो गैंगस्टर बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरा रोज का काम है, लोगों से फिरौती मांगना, पैसे वसूल करना और उसका काम तमाम करना। तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था मिस्टर लैन। वांग जी कहता, ओ अच्छा, तो तुम मुझे मार डालोगे जैसे कि पहले, आज से कई साल पहले मिस्टर वी कांगसे और चांगसे को उसके घर में जाकर मारा था। इतना सुनना हुआ था कि गैंगस्टर ना हाथ कांपने लगते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो? कहता है, ध्यान ध्यान, तुम्हें क्या लगता है? तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे ऊपर 2 बार हमला कराया ताकि मैं बच जाऊं और तुम्हें फिरौती की रकम दे दूं। मैंने दे दिया, पर तुम्हें मेरे ओमेगा के फैमिली को नहीं मारना चाहिए। इतना बोलकर वांग जी गन निकालता है और उसके सारे पंटर भी निकाल लिए हुए थे। वो कहता है, हाँ, तुम अकेले आए हो मुझसे लड़ने के लिए, मेरे लोग यहाँ पे है। वांग जी कहता है, किसने कहा मैं अकेला हूँ? इतना बोल करके वो सीटी बजाता है। क्रिस और झंग तेसांग जो कि कब से इसको पकड़ने वाला था, लाइव 2 सब आ गया था, उसको घेर के खड़ा हो जाता है। कहता है, तो तुम पहले से प्लानिंग करके आए थे? बट फिर भी वो फायर कर देता है। विंग बोल रही वांग जी के हाथों को गोली छू के निकल जाती है और झंग तेसांग उसके घुटनों में मार देता है। वांग जी कहता है, मुझे इसे कुत्ते की मौत मारनी है। झंग तेसांग कहता है, ठीक है, वैसे भी ये कुत्ते की मौत ही डिजर्व करता है। इतना बोल करके उसको बांध के उल्टा लटकाया जाता है। उसके मुंह में ना चूहे वाले पैकेट डाल के बांध दिया जाता है। चूहा तो उसके मुंह के साथ कबड्डी खेल रहे थे, पर वांग जी उसके कपड़े को उतरवा करके उसके खाल ना चमड़े की तरह उधेड़, उसके मतलब बॉडी को ना एकदम उधेड़ देता है। मारने के बाद कहता है, इसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगाना है मुझे। फिर उसको वायर लगाया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट दिया जाता है और उधर चूहा उसके फेस के साथ कबड्डी खेल रहे थे अलग ही। उसके बाद वांग जी फिर उसे एक बोरे में पैक करवाता है, पंचिंग बैग की तरह उसको धो डालता है। लगभग 1 घंटे तक टॉर्चर करता है, झंग तसंग करता है। जैसे तो माफिया डैडी होना चाहिए था। क्रिस कहता है, चुप हो जाओ वरना ये हम सबको बैंड बजा देगा। फिर वो दोनों चुप हो गए थे। कहता है, सर आई थिंक सर अब आपको छोड़ देना चाहिए। हाँ जी कहता है, अंकल प्लीज मुझे सर मत बोला करो। कहता है, ओके ओके,
बट अब मैं इसे ले जाता हूँ। तो इतना बोल करके वो झांग त्सांग को वहाँ से ले जाता है और वांग जी थोड़ा-सा सैटिस्फाइड था। उसके बाद अपने आप को क्लीन करते हुए कहता है घर चलो और हाँ, मेरा कोट दूसरा दे दो ताकि मैं घर जाऊँ तो डर ना जाए वो। इतना बोल करके वो कोट चेंज करता है एंड देन कहता है सर वो ठीक है। क्रिस कहता है खुद ही देख लो, वांग जी कहता है क्रिस से खुद ही देख लो। इतना बोल करके जो हमारा वांग जी था ना, क्रिस को लेकर के लैंड मेंशन आता है, तो उसके आते ही पीछे से अंकल की भी कार आ गई थी। दोनों कारें एक साथ रुकती है। वांग जी बाहर निकलते हुए ग्रीट करता है। अंकल बाहर आते हुए कहते हैं तुम ठीक हो वांग जी? वांग जी कहता है डोंट वरी अंकल, मैंने वो मैटर सॉर्ट आउट कर दिया है। अब वो चैन चैन हमें कभी परेशान नहीं करेगा। और जो हमारा लैंस चैन था ना, वो हाथ में ना स्टिक लिए हुए था और उसका एक पैर ना टूटा हुआ था और ट्यान ट्यान ही था जो कि लैंस चैन का जैसे वांग जी के ऊपर हमला करवाया था वैसे उसके ऊपर भी वो कभी कभी बीच बीच में ना परेशान करने के लिए, पैसे लेने के लिए ना टारगेट करता रहता था। दैट्स वाई तो जो हमारे जांग सीचन थे ना, उसका पैर ना ऐसे एक पैर से वो क्रिपल था। फिर धीरे धीरे वांग जी ना सबको लेकर अंदर आता है, सोफे पे बिठाता है, ऊपर जाकर कहता है विंग चलो मुझे तुम्हें किससे मिलवाना है। फिर बेबी को हाथ में लेकर के वो नीचे आता है जहाँ पे ओल्ड फैमिली बैठी हुई थी, मतलब कि हमारा जांग, सॉरी यार जांगचिंग क्यों बोल रही हूँ मैं, सी चैन, अंकल और क्रिस और वांग जी विंग को लेकर के आता है। अंकल के गोद में बेबी रखते हुए कहता है बेबी अंकल ये हमारा बेबी है, ये बेबी विंग ने बर्थ दिया है। फिर वांग जी बता देता है कि ऐसे ऐसे हो गया था, हमें दूसरे शहर जाना था पर मैं उसी हमले के बारे में सोच रहा था और फिर मैं रास्ता डाइवर्ट हो गया मेरा, फिर मैं कंट्री साइड चला गया, मेरी रट ट्रिगर हो चुकी थी। दैट्स वाई अनजाने में ही सही पर मैंने विंग के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था और उसके बाद ये बेबी हुआ और मैं अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। विंग सर झुकाए बैठा हुआ था। अंकल कहते हैं इस बच्चे का चेहरा ना देखा देखा लगता है। भंग जी कहता है सही कहा अंकल, ये वी अंकल के बेटा है। इतना सुनना हुआ था तो लैंड किरण अंकल कहते हैं क्या कहा तुमने? कहता ये वी चांगसे और कांगसे अंकल का बेटा है, इसने हमें आज ही बताया था और आपको पता है त्यान त्यान को मैं अभी मौत की घाट उतार के आ रहा हूँ। सीचन कहता है अच्छा किया तुमने। इतना बोल करके अपने भाई को शाबाशी दे रहा था। अंकल बेबी को सीचन के गोद में डाल देते हैं और विंग के पास आते हुए कहते हैं बेटा हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम हमें मिले ही नहीं, तुम कहाँ थे? विंग कहता है अंकल जब घर में ये लोग आए थे ना मम्मी पापा को मारने के लिए, तब दादी ने मुझे कबर्ड में छुपा दिया था। जब सब कुछ हो गया था तब उसके बाद दादी मुझे पीछे के रास्ते से लेकर भाग आई थी, फिर मेरे घर को ब्लास्ट कर दिया गया था और मैं बहुत रो रहा था। बस मैं अपनी आंखों के सामने में वो हादसा होते हुए देख रहा था और एक कार को भी जला दिया गया था ये दिखाने के लिए कि कार एक्सीडेंट में इन लोगों की मौत हुई है। बट सब कुछ ऐसे एक्सीडेंटल वे में दिखाया गया था कि लोग उस पर बिलीव कर सके। तो लैंड किरण कहते हैं हाँ हमें भी लगा था कि गैस लीक होने की वजह से घर ब्लास्ट हुआ है और कार एक्सीडेंट में तुम्हारे मम्मी पापा मारे गए थे, पर हमें नहीं पता था ये सब कुछ हुआ है। विंग रो रहा था तो अंकल कहता है पर दादी ने मुझे बहुत संभाला, पर मैं दादी की आखिरी आखिरी बार मदद ना कर सका, मैं उनको एक अच्छा ग्रेवयार्ड भी, अर्चना बोलकर रोने लगता है। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारी दादी के लिए ग्रेवयार्ड बनाया है विंग, हम कल सब चलेंगे वहां पे। इतना बोल वांग जी विंग को शांत कराता है। फिर उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं। अंकल वांग जी से कहता है अब क्या सोचा है? वांग जी कहता है मैं विंग से शादी करने वाला हूँ अंकल, ताकि मैं अपने बच्चे को नाम दे सकूं, पिता का नाम। तो सीचन कहते हैं ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वांग जी कहता है गगा बट आपने क्या सोचा है? सीचन कहते हैं इस पैर के साथ में कोई मुझसे क्यों शादी करेगा? वांग जी के घर में एक ओमेगा रहता था जो कि काम करता था, वो कोई और नहीं बल्कि मिंगिया था और वो विंग के बेबी का ज्यादा ख्याल रखता था। वो सीजन को देख रहा होता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है क्या तुम मेरे भाई को पसंद करते हो? वो ओमेगा कुछ भी नहीं बोलता। सीजन उसे देखता है और कहता है क्या ये? वांग जी कहता है ये आप जब भी आते हो ये आपको अलग नजरों से देखता है, क्या तुम मेरे भाई को पसंद करते हो? वो ओमेगा काफी घबराया हुआ था तो सीचन उसको देख रहा होता है। वांग जी कहता है बोलो। वो कह देता है हाँ हाँ। तो इतना सुनना हुआ ही था तो सीचन कहता है पर मैं अपाहिज हूँ। मिंगिया कहता है तो क्या हुआ, प्यार तो दो दिलों से होता है ना, पैरों से हाथों से क्या लेना देना। इतना सुनना हुआ ही था कि सीजन थोड़ा सा सैंटी हो गया था। कहता है सोच लो पूरी लाइफ तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मिंगिया कहता है ऐसे भी हम ओमेगा का काम ही होता है अपने अल्फा को संभालना। उसको सटीक आंसर सुनकर अंकल और वांग जी दोनों मुस्कुराने लगे थे। सीजन कहता है हाँ कोई ना,
फिर सारे लोग खुश हो गए थे और सीजन उसे देखते हुए कहता है, मैं बाद में सोच के बताऊंगा। मिंगेओ कुछ नहीं कहता और कहता है, मैं तैयार हूँ, आपको जब मन करे तब बता देना। विंग को अच्छा लग रहा था कि चलो उसके गगो को भी कंपनी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ विंग बेबी को लेकर ऊपर आता है। अंकल और सीजन उसके अपने अपने कमरे में भेज दिए गए थे। वांगजी बेबी को ऐसे सुला रहा होता है तो विंग देख रहा होता है बैठ करके। फिर वांगजी उसे कहता है, बेबी को दूध पिला दो, फिर मैं इसे सुला देता हूँ। तो विंग ना कहता है, आप पीछे मुड़ जाइए। वांगजी कहता है, क्यों, तुम मुझे अपने आप को नहीं दिखाने वाले? विंग को शर्म आ रहा था क्योंकि कंट्री साइड बॉय था ना वो। कहता है, मुझे अजीब लग रहा है। वांगजी कहता है, ठीक है। इतना बोलकर वो दूसरे साइड जाकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। पर कन्हवाई हुई आंख से वो विंग को जरूर देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग बेबी को दूध पिला लेने के बाद वापस उसे ठोकता है। वांगजी थोड़ा देर बाद उठकर आता है, बेबी को झूले में रख देता है। उसके बाद विंग के पास आके बैठते हुए उसके हाथों को पकड़ता और कहता है, तुम मुझे अपने अल्फा के रूप में स्वीकार करोगे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? विंग कहता है, आप मेरे बेबी के फादर हो तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे कहता है, मैं बेबी का फादर हूँ इस वजह से नहीं कह रहा, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। विंग ना वांगजी को टुकुर टुकुर देख रहा होता है। वांगजी हंसते हुए कहता है, तुम्हें डर लग रहा है? विंग कहता है, थोड़ा थोड़ा। वांगजी कहता है, सो जाओ। इतना बोलो उसे गोद में उठा लेता है और बेड पे ले आ देता है। फिर उसको पकड़ के जैसे सोने को होता है, विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, आज तुम्हें हक करने का मन कर रहा है। विंग कहता है, बट हमारी। वांगजी कहता है, हमारे बच्चे हैं विंग, सो जाओ। इतना बोल कंबल में लेकर विंग को वो अपनी केज में लेता और सो जाता है। अगले दिन अंकल वांगजी सीजन और विंग बेबी के साथ में उस गांव में आता है जहां उनके लोगों ने ग्रेवयार्ड बनवा दिया हुआ था। विंग सारा सामान वहां पे रख देता है, बैठते हुए कहता है, दादी आपने सही कहा था, स्वर्ग वाला सुख शायद मुझे मिल गया है, पर क्या फायदा, उसमें आप नहीं हो। पर हाँ, मेरा अल्फा मुझे मिल गया है और साथ में मेरी एक फैमिली भी। मैं हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखूंगा दादी, और मैं हमेशा आपसे मिलने आऊंगा। मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादी। तो वांगजी नीचे बैठते हुए कहता है, दादी मेरे ओमेगा का इतने दिनों तक ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने ओमेगा का ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर वांगजी और विंग दोनों 3 बार बो डाउन करते हैं वहां पे, दादी से आशीर्वाद लेते हैं। फिर सारे लोग भी वहां पे फूल वूल डालते हैं। फिर थोड़ा देर वो लोग घूमता उमता है। फिर वांगजी को लेकर के विंग खेत आता है। अंकल वगैरह भी आए हुए थे। सीजन सब आते हैं और दिखाता है विंग कि ये सब अपना खेत है, ये सब कुछ। और फिर वांगजी उस बाड़ी को देखता है जहाँ पे वांगजी विंग के साथ नाइट स्पेंड किया था। विंग वांगजी उस बाड़े के बाहर खड़ा था जहाँ पे वांगजी को थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे कंधों पे टांगते हुए विंग उसे अंदर लेके आया था। फिर वांगजी ने फटक से अपने कपड़े उतार कर विंग के ऊपर आ गया था। वो सब कुछ उसे याद आते ही विंग को गले लगा लेता और कहता है, मुझे माफ कर दो। विंग कहता है, क्यों? वांगजी कहता है, उस दुख के समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे माफ कर दो विंग। इतना बोल करके और उसे गले लगा लेता है। अंकल कहते हैं, ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी है, अगर हम इसे अच्छे से यूज में लाए तो काम हो सकता है। तो वांगजी कहता है, कैसे अंकल? वो कहता है, हम यहाँ पे फार्मिंग करें तो? वांगजी कहता है, अंकल ये आपकी जिम्मेदारी। सीजन कहता है, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मुझे ये दे दो करने के लिए। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, वैसे भी ये दादी की जमीन है ना। विंग विंग कहता, और मेरे नाम पे है। वांगजी कहता है, ठीक है, फिर हम इसे फार्मिंग करने वाले हैं अपने तरीके से। सीजन कहता है, ठीक है, मैं हर मंथ यहाँ आकर के सभी चीजों को देखा करूंगा। इतना बोल मेंग्याओ भी सीजन के साथ था। मेंग्याओ ने संभाले हुए था। सीजन को अच्छा लग रहा था मेंग्याओ का कंपनी, दैट्स वाई। फिर वो लोग वापस से कार में आके बैठते हैं और शहर के लिए रवानगी लेते हैं। पूरे 4 दिन बाद वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पे खड़े थे। अंकल सब लोग उसे देख रहे होते हैं। प्रिंस के सामने में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं। फिर एक दूसरे के हाथों को हाथ में लेते हुए एल्डर एंड सिस्टर को बो करते हुए एक दूसरे को बोस करते हैं, हर्ट और एवन को अपना गॉड साक्षी मानते हुए। उसके बाद प्रिस्ट बोलता है, क्या आप अब एक दूसरे को हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? दोनों हाँ में आंसर करते ही प्रिस्ट कहता है, किस करके शादी लॉक करने के लिए। दोनों बेबी को लिए हुए थे और किस करते हैं। और वांगजी विंग सेपरेट होते हुए कहता है, हमारे शादी का गवाह हमारा बेटा भी बना। इतना बोलकर अंकल स्टेज पर आते हुए कहते हैं, शादी तो कर ली, अब अपने बच्चे का नाम तो दो। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, अंकल आप दो। अंकल बेबी को देखते हुए कहता है, युवान, लैन युवान। इतना बोल करके बेबी को ऊपर उठाते हुए सब को दिखाता है। सब लोग चीयर्स करते हैं। उसके बाद सब जो जितने भी लोग थे उन सब के पास जाकर सब ग्रीट करता है। फिर अंकल और वो सब लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। वांगजी विंग को विंग बेबी को गोद में लिए हुए था। सीचन को मिंग्याओ संभाल रहा होता है।
अंकल बेबी को ले लेता है और कहता है अब तुम लोगों को वेडिंग नाइट मनानी चाहिए। तो वांग जी कहता है अभी दिन है अंकल, चिंता मत कीजिए, हम नाइट में मना लेंगे। पहले हम इन सब से बात करें, इन्हें विदा करें, उसके बाद फिर सारे लोग एक दूसरे से बातें बातें करते, थोड़ी सी पार्टी वार्टी होती। कुछ गिने चुने लोगों को वांग जी ने बुलाया था। साथ में खाना वाना खा करके सब लोग रूम में आ जाते हैं। अंकल कहते हैं बेबी मुझे दे दो, मैं फीड करा दूंगा, और अगर रोएगा तो विंग कहता है मैं दूध पिला दूंगा। इतना बोल करके वो लोग बेबी को लेकर चले जाते हैं। फिर वांग जी विंग को गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ ऊपर आता है और कहता है बेबी के लिए भाई या बहन चाहिए। विंग कहता है अभी तो कुछ नहीं चाहिए, पर बेबी के लिए एक बहन जरूर चाहिए। वांग जी कहता है ठीक है, फिर हम इसके बारे में बाद में सोच लेंगे, पहले हम। तो विंग शर्मा रहा होता है। वांग जी कहता है शर्माते हुए बहुत क्यूट लगते हो, पर तुम्हारा अल्फा तुम्हें चाहता है विंग। विंग बस मुंडी झुकाए झुकाए हाँ कर देता है। और वांग जी उसके बाद उसको और अपने कॉलर्स को रिमूव करते हुए उसके नेक को, उसके बॉडी को टच करते हुए उसे सहलाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे दोनों के कपड़े बेड के नीचे फीके हुए थे और वांग जी उसके अंदर इन करते ही कहता है आज मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। विंग कहता है आप मेरे साथ हो इतना ही काफी है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वांग जी कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है? विंग कहता है हाँ, तो यकीन मानो मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी दुख दोबारा नहीं आने दूंगा विंग। हाँ जी। फिर उसके बाद प्यार करना शुरू हो जाता है और विंग कहता है सच में ये स्वर्ग वाला सुख ना बहुत अच्छा होता है, पर इतने दुख के बाद इंसान तब तक तो आधा मर ही जाए, ये सोचते हुए वो वांग जी को गले लगा लेता है और फिर वो दोनों की हॉट नाइट स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे ये वन शॉट खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।